अस्सलाम वालेकुम। सीसीएनए के सेशन 1 जो कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंडर में कंडक्ट हो रहा है, आप सबका इस्तकबाल। जैसा कि पहले मैंने ओरिएंटेशन सेशन में आप लोगों को बता दिया था कि ये सीसीएनए का कोर्स जो है ये 3 पार्ट्स के ऊपर मुश्तमिल है। तो पहले पार्ट का फर्स्ट सेशन आप कह लीजिए कि ये आज हमारा सेशन होगा और इसमें जो भी कुछ अभी हम कंटेंट थोड़ी देर में आपसे शेयर करेंगे और फिर उसको पढ़ाना शुरू करूंगा मैं चैप्टर 1 आपका जो है। और इसी तरह से फिर ये वीक में 3 दिन आपकी क्लास होगी और यही टाइमिंग होंगे। और जो लोग इस वक्त ज्वाइन नहीं कर सकते हैं तो वो इसकी रिकॉर्डिंग को देख सकते हैं। हर सेशन रिकॉर्ड होगा, लेकिन ये रिकॉर्डिंग आपको आपके नेट अकेड के पोर्टल के ऊपर मिलेंगी। ये भी मैंने बता दिया था कि कहाँ पर मिलेंगे ओरिएंटेशन सेशन में। तो वहीं से जाके आप इसको व्यू कर सकते हैं, ऑनलाइन डाउनलोड नहीं कर सकते। और इन इन वीडियोस को जो कि होगी इनको डाउनलोड नहीं कर सकते आप, बस सिर्फ और सिर्फ आप इनको ऑनलाइन व्यू कर सकते हैं। राइट। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि थ्रू आउट दीज सेशन आपकी वीडियो ऑन नहीं कीजिएगा। और आपको जो भी सवाल हो आप वो चैट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर किसी की बहुत ज्यादा क्यूरी होगी तो वो अपना हैंड रेस कर दे, तो फिर एट द एंड ऑफ सेशन हम उससे वॉइस के थ्रू बात कर लेंगे या उसको अलाउ कर देंगे, तो वो फिर अपना क्वेश्चन हमसे कर कर सकता है। और एक चीज और ये है कि जो जिन स्लाइड से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ वो स्लाइड्स आप लोगों को नहीं दी जाएंगी। आप लोगों के लिए जो कंटेंट है वो नेटअकेट के ऊपर अवेलेबल है। सिस्को हमें अलाउ नहीं करता क्योंकि ये प्योरली स्ट्रक्चर बेस्ड स्लाइड्स है, क्योंकि इनके पीछे कॉन्सेप्ट्स होते हैं और सिर्फ अगर आप इनसे तैयारी करेंगे तो फिर बहुत सारी चीजें आपकी रह सकती हैं। हम उन स्लाइड्स को देखते हुए आपको बैक एंड पे कॉन्सेप्ट देते हैं। बहुत डिटेल्ड कंटेंट आपका जो है वो नेट अकेड के ऊपर ऑलरेडी अवेलेबल है। तो आप अपने नेट अकेड के पोर्टल पे जाएं और वहां से जाके कंटेंट को पढ़ें तो वो ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा एज कम्पेयर टू के स्लाइड्स। ये लेक्चर्स और वो कंटेंट, ये दोनों मिलके इंशाल्लाह ताला आपको पार्ट 3 तक सीसीएनए के एग्जाम देने के लायक बना देंगी। तो अपने सेशन का बाकायदा स्टार्ट लेते हैं। ओके। तो आप सबके साथ मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? चैट में बता दीजिए। ओके। सो नेटवर्किंग टुडे, सबसे पहले मैंने लास्ट टाइम भी एक बात ही कही थी कि ये जो पहला पार्ट है, बेसिकली ये मैं दोबारा बता देता हूँ। पहला पार्ट क्या है? पहला पार्ट ये है कि ये आपको जो है वो करता है जर्नल नेटवर्क्स के ऊपर, कि जर्नल नेटवर्क क्या है, कैसे चल रहे हैं, क्या इसके अंदर टेक्नोलॉजी यूज होती है, क्या चीजों को हम लेके चल रहे होते हैं। ये तमाम चीजें जो है हम इसके अंदर डील करेंगे। सो व्हाट इज नेटवर्किंग टुडे? तो नेटवर्किंग टुडे के मुतालिक अगर मैं आपसे बात करूं तो communication is almost as important to us as our airlines or on air, water and food and shelter। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं एक जिंदगी गुजारने के लिए। लाइक आपको हवा चाहिए है, आपको पानी चाहिए, आपको खाना चाहिए। ऐसे ही अब नेटवर्क इवॉल्व हो गया है हमारे जिंदगियों के अंदर। ऐसा नहीं है कि नेटवर्क के बगैर बिल्कुल ही आप अगर ना हो तो नहीं कर सकते, मगर हम आदी हो चुके हैं। हमारे पॉकेट के अंदर हमारी इस तरह की डिवाइसेस हैं, यानी कि हमारा मोबाइल फोन है या हमारा लैपटॉप है, कि हम कंटिन्यूअसली नेटवर्क से कनेक्टेड रहते हैं। तो इन टुडेज वर्ल्ड थ्रू द यूज ऑफ नेटवर्क वी आर कनेक्टेड लाइक नेवर बिफोर। आज से पहले, थोड़ा सा पहले चले जाऊं, 90s में चला जाऊं, 80s तो खैर बहुत पहले हो जाएगा, 90s में ही चला जाऊं या 2000 में जब नेटवर्क आ चुके थे, इंटरनेट आ चुका था, तब भी हम ऐसा अपने आप को कनेक्टेड नहीं देखते थे जैसा कि आजकल के दौर में हम देखते हैं। हम अपना हर इवेंट को शेयर करते हैं, हम अपनी हर न्यूज को वहां से ग्रैब भी करते हैं जो हमारी रिक्वायर्ड होती है, और हम पोस्ट भी करते हैं। हर चीज, हर इवेंट, हर तरह का काम, कॉर्पोरेट लेवल को हटा के भी जर्नल लाइफ में हमारी नेटवर्क जो है वो इवॉल्व हो चुका है। एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट सिस्को हमेशा कहता है, एक बात कहता है कि हाँ, आईटी की जो के जॉब्स होती हैं वो बेसिकली 80% नॉन आईटी फील्ड्स में क्रिएट होती हैं। लाइक जरूरी नहीं कि कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर ही आईटी का हो, मतलब कंपनी कोई आईटी से रिलेटेड काम कर रही हो। फार्मास्यूटिकल है तब भी आईटी की जॉब उसमें निकलेगी, टेक्सटाइल है तब भी आईटी की जॉब उसमें निकलेगी, बैंकिंग सेक्टर है आईटी की जॉब उसमें निकलेगी। बिकॉज ये कनेक्शन, ये नेटवर्किंग के बगैर अब इंटरप्राइज या कॉर्पोरेट नेटवर्क तो चल ही नहीं सकता, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकता। सबसे माइनर चीज ले लें तो ईमेल की कम्युनिकेशन।
पहले एक ज़माने में एक किसी चीज़ का अप्रूवल लिया जाता था तो उसपे साइन होते थे। अभी भी होते हैं, लेकिन बहुत सारी कंपनीज़ ने अपना भी एक ईमेल ट्रेंड कर लिया है। या आप मुझे रिटन फॉर्म में ईमेल दे दें, मैं ये काम कर दूँगा। आप मुझे ये कहते हैं मतलब एक अथॉरिटी, एक एंडोर्समेंट के तौर पे भी ईमेल अब यूज़ होने लगा, बहुत ज़्यादा कॉर्पोरेट लेवल पे। और भी बहुत सारे टूल्स हैं, ईआरपी है, डेटाबेस है, नेटवर्क है, ये ईआरपी, डेटाबेस, डोमेन कंट्रोलर, ये तमाम चीज़ें आप जब भी यूज़ कर सकते हैं प्रॉपर्ली जब आपके पास एक बिल्कुल स्मूथ एक एरर फ्री नेटवर्क चल रहा होगा, राइट? तो नेटवर्क है तो ही ये सारी चीजें पॉसिबल हैं, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो कुछ कंपोनेंट्स नेटवर्क के डिसाइड मतलब डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या कंपोनेंट्स यूज होते हैं। तो जी देखिए जी, कंपोनेंट्स में ये होता है कि एक होस्ट है और एक सर्वर है। अच्छा, हम यहाँ पर बात करेंगे नेटवर्क। एक, एक थोड़ा सा बंदों को वो होता है कि हम किस तरफ इस कोर्स को देखते हैं, ये कोर्स कैसे काम करता है। जब एक कंपनी फॉर्म होती है या एक नेटवर्क चल रहा होता है तो उसमें दो चीजें होती हैं। एक चीज है कि मैंने अपनी डिवाइस को कनेक्शन प्रोवाइड किया कि वो कनेक्ट हो जाए किसी दूसरी डिवाइस से। इसके लिए मुझे एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उसके लिए कुछ नंबर ऑफ डिवाइसेस दूसरी चाहिए। और नंबर ऑफ डिवाइस वो क्या डिवाइसेस होती हैं, स्विच होते हैं। मुझे बाहरी दुनिया से कनेक्ट होना है अपने लोकल एरिया से बाहर जाके, तो राउटर्स होते हैं। बाहर की दुनिया से कोई पैकेट आ रहा है जा रहा है, उसको फिल्टर करना है तो फायरवॉल्स होती हैं। इंटरनली जो मैं नेटवर्क बिछा रहा हूँ, इसमें मैं वायर के थ्रू कनेक्ट करूंगा, वायरलेस के थ्रू कनेक्ट करूंगा। ये मैं आपको इस कोर्स की बेसिक्स बता रहा हूँ। ये तमाम चीजें, ये हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर, बन गया, स्विचेस लग गए, राउटर लग गया। अब नेटवर्क में दूसरी साइड आती है, दैट इज सर्वर साइड। इसको हम इन डेप्थ नहीं पढ़ेंगे, ये माइक्रोसॉफ्ट की साइड है। यानी कि अगर आपको इसके अंदर एक्सपर्टीज लेनी है सर्वर साइड के ऊपर, तो वहां माइक्रोसॉफ्ट बहुत ज्यादा होता है। लिनक्स के अपने कोर्सेज होते हैं, जिस भी मशीन का आप सर्वर बना रहे हैं। मेरे लिए ये सर्वर भी और ये क्लाइंट भी, मतलब मैं बीइंग अ सीसीएन है, मेरे लिए सर्वर भी और क्लाइंट भी एंड डिवाइस है। चाहे वो सर्वर हो, चाहे वो कोई क्लाइंट का पीसी हो, कोई एंड यूजर का पीसी हो, वो दोनों की दोनों मेरे लिए क्या है, एंड डिवाइसेस हैं। मेरे लिए इंटरमीडिएट डिवाइसेस कौन सी हैं, यानी कि जो इस सर्वर को और दूसरे क्लाइंट्स को कनेक्शन प्रोवाइड कर रही हैं, वो इंटरमीडिएट डिवाइसेस, यानी कि स्विच हो गया, या मेरी इस डिवाइस के डाटा को, कोई भी क्लाइंट का डाटा है या सर्वर का डाटा है, मेरे लोकल एरिया से बाहर लेके जा रहे हैं। लोकल एरिया नेटवर्क, अभी इसको डिस्कस करेंगे कि विद इन द कंपनी जो कि लोकल एरिया नेटवर्क होता है, विद इन द सेम ज्योग्राफिकल एरिया जो कि लोकल नेटवर्क होता है, उससे बाहर लेकर जा रहे हैं, तो वो राउटर यूज हो जाएगा। उसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगी उस राउटर की, उस स्विच की कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगी जो कि इंटरकनेक्ट कर रहा है, ये हम इस कोर्स में देखेंगे सीसीएनए में। स्पेसिफिकली अगर आपने सर्वर माइक्रोसॉफ्ट का तैयार करना है तो एमसीएससी है, लिनक्स का तैयार करना है तो उसके लिए अलग कोर्सेज हैं। तो ये दो साइड्स होती हैं, एक सिस्टम साइड और एक इंफ्रास्ट्रक्चर साइड। तो ये कोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर साइड को डील करेगा, मगर हम इसमें एक छोटा मोटा ओवरव्यू आपको इन चीजों का कि कनेक्शन और होस्ट और एंड डिवाइसेस का देते हैं। तो एवरी कंप्यूटर ऑन अ नेटवर्क इज कॉल्ड अ होस्ट और एंड डिवाइस। जो भी कंप्यूटर है वो क्या है, जहां यूजर इंटरेक्ट कर रहा है, जहां, तो वो क्या है, वो एंड डिवाइस कहलाती है। सर्वर्स आर कंप्यूटर दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द एंड डिवाइस। इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं सर्वर एंड डिवाइसेस को, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं सर्वर एंड डिवाइसेस को। लातादाद होते हैं, यहाँ तो तीन लिखे हैं सिर्फ, ईमेल सर्वर, वेब सर्वर, फाइल सर्वर, डेटाबेस सर्वर, एप्लीकेशन सर्वर, रिपोर्टिंग सर्वर, डोमेन सर्वर, ब्ला ब्ला ब्ला, देयर आर लॉट्स ऑफ सर्वर इन अ कंपनी। ये डिपेंड करता है कंपनी की रिक्वायरमेंट के ऊपर और कंपनी की चीजों के ऊपर, इट डिपेंड्स अपॉन। तो क्लाइंट्स आर कंप्यूटर दैट सेंड रिक्वेस्ट टू द सर्वर टू रिट्राइव इंफॉर्मेशन। क्लाइंट वो कंप्यूटर होता है बेसिकली, एंड यूजर जहां आके इंटरेक्ट करेगा वो क्लाइंट कहलाएगा या एंड डिवाइस कहलाएगी। तो वही तो रिक्वेस्ट सेंड करेगा कि मुझे अपनी ईमेल चेक करनी है, तो वो जाता है और ईमेल को चेक करता है। मुझे कोई ईआरपी पे काम करना है, तो जब वो ईआरपी के आइकन पे डबल क्लिक कर रहा है बेसिकली, तो वो एक रिक्वेस्ट भेज रहा है उस सर्वर को। उस ईआरपी के पीछे, उस आइकन के पीछे, जो ईआरपी का आपको आइकन दिया जाता है आपके डेस्कटॉप के ऊपर, या किसी भी सॉफ्टवेयर का आपको आइकन दिया जाता है, तो बेसिकली आप रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, अगर वो नेटवर्क के ऊपर कनेक्टेड है, कि मुझे इसको ऑथराइज करके दो। तो सर्वर वहां से आपको ऑथराइज करता है और फिर आप उसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। इसी तरह से ये काम हमारा चल रहा होता है। वेब पेज की इंफॉर्मेशन भी इसी तरह से होती है। मैंने अगर अपना ब्राउजर खोला तो क्या होगा, मैंने लिखा www.google.com। जब मैंने google.com या vu.edu.pk ये मैंने लिखा, एंटर किया, तो ये क्या करेगा भाई, ये करेगा
सबसे पहले तो ये जाएगा और जाके उस वेब सर्वर को हिट करेगा, तो बड़ी आसानी से मैंने बोल दिया। लेकिन बैक एंड पे ये जाता कैसे है, ये हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। क्या ओएसआई रेफरेंस मॉडल में कौन सी पोर्ट को हिट होती है, आईपी को कहाँ जाके हिट करेगा, राउटर से कैसे बाहर निकलेगा, ये तमाम चीजें हमें पाथ इसका देखना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा। ये सीखेंगे हम इस कोर्स में इन डिटेल कि ये डाटा बेसिकली फ्लो ऑफ डाटा क्या है, किस तरह से ये जाता है डाटा, ताकि कल को कोई ऊंच नीच हो, ये नहीं कम्युनिकेट कर रहा है, तो हम रिवर्स इंजीनियरिंग करके या कोई भी टेक्नोलॉजी यूज करके हम उसको क्या कर सके, हम उसको सॉर्ट आउट कर सकें। अगर मुझे पता ही नहीं है कि ये काम कैसे हो रहा है, तो मैं उस चीज को रिजॉल्व कैसे करूंगा या उस एरर को मैं रिजॉल्व कैसे करूंगा, राइट? सो पीयर टू पीयर नेटवर्क, देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेटवर्क। पहला जो है वो हमारे पास होता है क्लाइंट एंड सर्वर मॉडल, जिसमें एक इंटरमीडिएट डिवाइस होगी और जनाबे वाली इंटरमीडिएट डिवाइस यानी कि कोई एक स्विच होगा और एक क्लाइंट होगा और एक सर्वर होगा। सर्वर क्या कर रहा होगा, डेडिकेटेडली सर्वर होगा तो वो हमेशा सर्विसेज दे रहा होगा। क्लाइंट क्या करेगा, एक से ज्यादा हो सकते हैं क्लाइंट, और वो क्या करेंगे कि वो उन सर्विसेज को एक्वायर कर रहे होंगे, ले रहे होंगे। एक टाइप का और नेटवर्क होता है इसको हम कहते हैं पीयर टू पीयर नेटवर्क। इसमें कोई सर्वर और क्लाइंट का स्पेसिफिक रोल नहीं होता और ये डायरेक्टली भी कनेक्ट हो जाते हैं, इसमें कोई इंटरमीडिएट डिवाइस की जरूरत नहीं होती। तो मैक्सिमम हम इसको बढ़ा तो सकते हैं, लेकिन अगर हमने दो पीसीस को डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया है तो उसमें कोई डेडिकेटेड रोल नहीं है किसी का, तो वो क्या कहलाता है, पीयर टू पीयर नेटवर्क कहलाता है। यानी कि दो डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड है तो वो पीयर टू पीयर कहलाती है। ये ज्यादा स्केलेबल नहीं होता। स्केलेबल किसे कहते हैं, स्केलेबल से मुराद ये कि बहुत ज्यादा एक्सपेंड नहीं कर सकते आप, इसमें 50-25 क्लाइंट कनेक्ट नहीं करा सकते, मुश्किल हो जाएगी आपको। छोटे नेटवर्क के लिए, सिंपल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, कोई खास ऐसी इतना ज्यादा कोई कॉम्प्लेक्स ना हो, तो छोटी मोटी फाइल की ट्रांसफरिंग वगैरह के लिए आप इसको घर पे बना लें या इस तरह से है तो, या वैन के ऊपर, जब आप वैन पे जाएंगे तो वहां की अलग बात होगी। लेकिन पीयर टू पीयर नेटवर्क का कॉन्सेप्ट हमें समझ में आना चाहिए कि डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, इसमें कोई बीच में इंटरमीडिएट डिवाइस नहीं होती जो कि कनेक्ट करा रही हो। एक पीसी से तार निकलेगा, एक डायरेक्ट पीसी के ऊपर लग जाएगा, एक राउटर से तार निकलेगा, एक डायरेक्ट राउटर के ऊपर लग जाए, एक स्विच से तार निकल के डायरेक्ट एक स्विच के ऊपर लग जाए, तो ये मेरा पीयर टू पीयर नेटवर्क कहलाता है फिलहाल, राइट? इस तरह से वो एक पर्टिकुलर उसके अंदर पीयर टू पीयर कहलाएगा। या डिसएडवांटेजेस भी हैं इसके, नो सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन, कोई सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होती है, नॉट एज सिक्योर, सिक्योर नहीं होता जैसा कि आपका सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क यानी कि क्लाइंट एंड सर्वर मॉडल आपका होता है। स्केलेबल उतना नहीं होता, आप एक हद तक स्केलेबल कर सकते हैं। स्केलेबल से मुराद ये कितना इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, तो आप एक लिमिट तक इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, उसके बाद आप इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते। बिकॉज अगर मुझे अपने पीसी से 10 पीसी कनेक्ट करने तो मुझे 9 एनआईसी कार्ड उसमें लगाने होंगे। इसमें कोई सेंट्रली डिवाइस तो है नहीं ना, तो हर एक यानी कि जितनी भी मेरे पास डिवाइसेस लगी हैं 10 की 10, उन सब में 9 एनआईसी कार्ड्स सॉरी मौजूद होंगे। स्लो परफॉर्मेंस इसकी होती है थोड़ी सी एज कम्पेयर टू के हमारा जो सेंट्रलाइज नेटवर्क है उसके बनस्बत। इसमें कोई डेडिकेटेड रोल नहीं होता। सपोज कर लें कि अगर इस पीसी के या इस मशीन के पास प्रिंटर लगा है और इसके पास फाइल्स रखी हैं, तो जब इस पीसी को मैं लेट मी मार्केट इस करे जा रहा हूं मैं, ये जो पीसी है सपोज कर ले मैंने इसको नाम दे दिया कि ये ए है, और ये जो पीसी है मैंने इसको नाम दे दिया कि ये है बी है। तो जब ये पीसी ए को प्रिंट निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, जब प्रिंट निकालना होगा तो ये हो जाएंगे क्लाइंट और ये हो जाएंगे भाई सर्वर। यानी कि पीसी ए जो है वो क्लाइंट के तौर पे डील करेगा और पीसी बी जो है वो सर्वर के तौर पे डील करेगा। क्यों? क्योंकि पीसी ए को प्रिंट निकालना था, रिक्वेस्ट ये भेजेगा और उस रिक्वेस्ट को फुलफिल कौन करेगा, क्योंकि उसके पास प्रिंटर लगा हुआ है पीसीबी के पास, तो ये जब फुलफिल कर रहा है तो ये एज अ सर्वर एक्ट कर रहा है। जो भी कोई आपकी रिक्वेस्ट को, किसी भी क्लाइंट की रिक्वेस्ट को फुलफिल करता है तो वो क्या कहलाता है, सर्वर कहलाता है। आइए सिनेरियो को दोबारा बना लेते हैं। ये है बी, ये है ए। अब इनको एक फाइल चाहिए, कोई फाइल इनको चाहिए यहां से यहां, को फाइल पढ़नी है, को फाइल को अपने पास कॉपी करना है, कुछ भी करना है, इनके पास फाइल्स है। तो ऐसी सिचुएशन में ये क्या एक्ट करेंगे, एज अ सर्वर, और ये क्या एक्ट करेगा, एज अ क्लाइंट। तो इसमें कोई डेडिकेटेड रोल नहीं है, राइट? जो हमारा ये होता है क्लाइंट पीयर टू पीयर, इसमें कोई डेडिकेटेड रोल नहीं होता, राइट हो भाई?
सो एंड डिवाइसेस क्या क्या हैं? अगर आप इस नेट को देखें या इस डायग्राम को देखेंगे तो उसमें जो ये आपको कुछ चीजें दिख रही हैं, मतलब जैसे कि ये है, ये हो गया, और ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारे स्विचेस, राउटर, और ये जितने भी मैंने रेड मार्क्स करे हैं ना, ये सब के सब क्या हैं? ये इंटरमीडिएट डिवाइसेस हैं। इंटरमीडिएट डिवाइस ये, या तो ये जो एंड डिवाइसेस है, एंड यूजर है, उनको कनेक्ट कराने के काम आते हैं और डाटा फॉरवर्डिंग के काम आते हैं, राइट? राउटर्स जो हैं वो स्विचेस से अमूमन कनेक्शन लेते हैं, डायरेक्ट पीसी से इनका कनेक्शन नहीं होता, राइट? और इसको हम डिटेल में देखेंगे, मगर फिलहाल हम सिर्फ इसमें इस पिक्चर में ये बात समझ लें। अब हम अपना यहाँ पे कलर चेंज करके आपको बता देते हैं। अब ये जो है हमारे पास क्या है? एंड डिवाइस, एंड डिवाइस, एंड डिवाइस। ये मुख्तलिफ है, आईपी फोन भी एंड डिवाइस। जिस डिवाइस के थ्रू एक यूजर इंटरेक्ट करेगा नेटवर्क के ऊपर, वो क्या है? एंड डिवाइस। स्विच के ऊपर आप अपने घर पे भी बैठे हुए हैं और आप इंटरनेट को यूज करते हैं, आपके घर पे लाजिम है कि एक अदद राउटर होगा। और अगर राउटर नहीं है तो आप अपने मोबाइल पे डाटा यूज कर रहे हैं। अब आपने चले डाटा ऑन कर लिया, चले मैक्सिमम की एग्जांपल ले लेते हैं। डाटा ऑन कर लिया अपने मोबाइल पे, तो क्या हुआ? इंटरनेट आना शुरू हो गया, नेटवर्क से आप कनेक्ट हो गए, नेटवर्क की कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गई। अभी जो कम्युनिकेशन स्टार्ट हुई है तो क्या हुआ है? ये वाया योर मोबाइल नेटवर्क के सिग्नल के, ये जाके जो भी आपके नियरेस्ट एंटीना है उसको जाके ये कम्युनिकेट करता है। तो वो इसके लिए क्या हो गया? फर्स्ट कम्युनिकेटिंग डिवाइस हो गई, या फर्स्ट हॉप हो गया एक तरह का ये कहने। और वो वहां पे जो भी लगा हुआ है, जो डिवाइस लगी हुई है, अदर राउटर है, अदर मल्टीप्लेक्सर है, मल्टीप्लायर है, वट एवर जो भी कुछ है सिग्नल को आगे बूस्ट करने के लिए, वो आपके डाटा को एंटरटेन करके आगे भेजता है। समाउ कहीं ना कहीं एक ऐसी कोई डिवाइस लगी हुई होगी जो कि आपको इंटरनेट के ऊपर लेके जा रही है, दैट इज राउटर। घर की बात कर लें, घर पे अगर आपके कोई एक टीपी लिंक का राउटर लगा है, या कोई लिंक्सिस का राउटर लगा है, या डी लिंक का राउटर लगा है, किसी भी ब्रांड का घर पे राउटर लगा हुआ है, आप क्या करते हैं? आपकी डिवाइस जो है वो जाके उस पर्टिकुलर डिवाइस से कनेक्ट होती है। आप सिर्फ और सिर्फ वाईफाई को ऑन करते हैं और तो कुछ नहीं करते भाई। ये तो नहीं कि आपको हर दफा इंटरनेट यूज करने के लिए उस जो राउटर लगा है उसका एक्सेस चाहिए होता है, या आप मोबाइल पे डाटा ऑन करते हैं तो पहले वो आपको एक इंटरफेस देता है कि जो डिवाइस आपको इंटरनेट पे लेके जाएगी उसका आप यूजर नेम और पासवर्ड डालें। नहीं, एंड यूजर को ये ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ता। तो बेसिकली ये सारे हर्डल्स, ये सारी प्रॉब्लम्स, ये इंटरमीडिएट डिवाइस देख रही होती है कि हमें कैसे इसका डाटा फॉरवर्ड करना है, और उसकी सेटिंग एडमिनिस्ट्रेटर करता है, जो भी कोई बंदा है जो कि नेटवर्क को कॉन्फ़िगर कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी देख रहा है, तो वो करता है। तो हमने यहाँ पर फिलहाल ये सीखना है, फर्क महसूस करना है कि जहां जहां यूजर इंटरेक्ट कर सकता है, मैं स्विच पे आके कनेक्ट नहीं होता। मैं कनेक्ट होऊंगा तो कब? मैं अगर मैं एज एन इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजर कनेक्ट होऊंगा तो एक अलग बात है, लेकिन एज एन एंड यूजर मुझे अगर नेटवर्क को यूज करना है तो मैं सिर्फ पीसी पे आऊंगा और एप्लीकेशंस खोल के काम करना शुरू कर दूंगा। मैं ये थोड़ी कि मैं स्विच का इंटरफेस कॉल करूंगा और फिर कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये काम हम लोग करते हैं, मतलब नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर इंफ्रास्ट्रक्चर के जो होते हैं, और इस ये कोर्स भी इसकी कॉन्फ़िगरेशन के हवाले से, राइट? तो हमें यहाँ पे सिर्फ ये सीखना है कि कहाँ पर एंड यूजर इंटरेक्ट करता है, वो क्या है? सारी की सारी एंड डिवाइसेस है। और जो इन तमाम एंड डिवाइसेस को कनेक्ट करा के या अदर देन दूसरे नेटवर्क में लेके जा रहा है, वो क्या है? वो इंटरमीडिएट डिवाइसेस है, राइट? यहाँ पे इस पिक्चर में अगर मैं मजीद इसको एलैबोरेट करूं तो दो लोकल एरिया नेटवर्क है, ये वन और ये टू, राइट? और ये बीच में जो है ये इंटरनेट नेटवर्क है, यानी कि कोई आईएसपी है या फिर आपका अपना बनाया हुआ, वॉट एवर। बड़ी कंपनीज में अपने भी बनाए हुए होते हैं ये। अभी फिलहाल हम इसको आईएसपी ले लेते हैं। तो ये जो राउटर है, इसके थ्रू ये इन तमाम से कम्युनिकेट करता हुआ इन राउटर्स के थ्रू यहाँ पर इससे बात कर रहा है, लैन टू से। और ये लैन वन, ये इन्हीं राउटर्स के थ्रू लैन वन से लैन टू बात करेगा, वॉइस वर्सा, दोनों एक दूसरे के साथ बात करेंगे। और ऐसे ही पूरी दुनिया में नेटवर्क इवॉल्व हुआ हुआ है कि हम यहाँ से बैठे बैठे ऐसे वेब सर्वर को भी एक्सेस कर सकते हैं जो कि अमेरिका में रखा हुआ है। तो बेसिकली ये इसी तरह से कनेक्शन स्टैब्लिश हुए हैं, राइट? यानी कि राउटर्स, नेट स्विचेस के थ्रू हमारे ये सारे के सारे कनेक्शंस को एस्टेब्लिश किया हुआ है। मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इसको संभालती हैं, अभी उनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो एन इंटरमीडिएट डिवाइसेस इंटरकनेक्ट एंड डिवाइसेस जो मैंने अभी आपको बताया, एग्जांपल इंक्लूड स्विचेस, वायरलेस एक्सेस पॉइंट, राउटर्स, फायरवॉल्स। ये सब के सब इंटरमीडिएट डिवाइसेस हैं, ये एंड डिवाइस को आपस में इंटरकनेक्ट कराती हैं। मैनेजमेंट ऑफ डाटा as it flows through our network is also the role of the intermediate devices, including regenerate and retransmit data signals,
मेंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट पाथवे एग्जिस्ट इन द नेटवर्क, ये राउटर का काम है। ये स्विच का काम है, जो पॉइंट 1 था। पॉइंट 2 राउटर का काम है। नोटिफाई अदर डिवाइस ऑफ एरर एंड कम्युनिकेशन फेलियर, ये भी राउटर और स्विच दोनों का काम है। बेसिकली ये वो काम है जो कि इंटरमीडिएट डिवाइसेस कर रही होती हैं। ये किस तरह से फ्लो होगा डाटा, कैसे निकल के जाएगा, कैसे दूसरे तक पहुंचना है, और ये कैसे पहुंचना है तो मैं बड़ी आसानी से कह रहा हूँ। आगे पूरे पूरे चैप्टर्स हैं इसके ऊपर कि हम देखते हैं कि ये काम कैसे कर रहे होते हैं। नेटवर्किंग में जो मीडिया है, मतलब मीडिया से मुराद ये है कि मीडियम एक तरह का कह लें कि किसके ऊपर डाटा फ्लो करता है, सिग्नल फ्लो करता है। डाटा तो नहीं, डाटा पहले सिग्नल की फॉर्म में कन्वर्ट होता है और फिर वो फ्लो करता है। तो ये सिग्नल क्या होगा, ये डिपेंड करता है कि आपका मीडियम क्या यूज कर रहे हैं आप। तो नेटवर्किंग में अब तक, आज की तारीख तक 3 मीडियम है बस, इसके अलावा और कोई नहीं है। पहला दो जो है वो वायर्ड रिलेटेड यानी कि फिजिकल है, हम उनमें वायर को डील कर रहे होते हैं। और तीसरा जो है वो वायरलेस को डील कर रहे होते हैं। तो पहला क्या है हमारे पास, मेटल वायर विद इन केबल्स, यानी कि कॉपर केबल्स, जिनको हम यूटीपी और एसटीपी के नाम से जानते हैं, यानी कि अनशील्डेड टू स्ट्रेट पेयर और शील्डेड टू स्ट्रेट पेयर। ये इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस में सिग्नल को जनरेट करते हैं और आगे फ्लो करते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक फ्लो करती है। बस का वोल्ट या इसका जो पेयर है वो कम होता है एज कम्पेयर टू 220 के ऊपर काम नहीं कर रहे होते, ये 5 वोल्ट्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं। 0.55 वोल्ट्स, 0.5 से लेके 5 वोल्ट्स तक डिपेंड करता है। एक है ग्लास और प्लास्टिक फाइबर विद इन केबल्स, फाइबर ऑप्टिक केबल जिसे हम कहते हैं। ये इलेक्ट्रिक यूज पल्सेस ऑफ लाइट, ये लाइट पल्सेस के ऊपर सिग्नल जनरेट करता है। बेइंतहा फास्ट होता है, और अब तक की तारीख का सबसे फास्टेस्ट मीडियम, मतलब जिसके ऊपर डाटा बेइंतहा फास्ट जा सकता है, वो यही है। राइट। और तीसरा जो हमारे पास है वो है वायरलेस, यानी कि हम वायर्ड के ऊपर ना जाएं, हम तीसरे किसके ऊपर आ जाएं, हम वायरलेस के ऊपर आ जाएं। तो हमारे पास एंटीना होंगे, फ्रीक्वेंसी होगी, और IEEE का 802.11 के स्टैंडर्ड्स हम इसके अंदर डील कर रहे होते हैं। हम इसको डिटेल में देखेंगे अच्छे खासे कि किस तरह, तीनों को देखेंगे हम थोड़ा बहुत। तो नेटवर्क की रिप्रेजेंटेशन और टोपोलॉजीज देख लेते हैं। टोपोलॉजी ये एक नया वर्ड आया। तो जी टोपोलॉजी किसे कहते हैं, टोपोलॉजी क्या होती है, कैसे काम, क्या है, क्या टोपोलॉजी क्या है, बड़ी टेक्निकल टर्म है। नेटवर्किंग के हवाले से फिजिकल लेआउट ऑफ अ नेटवर्क इज कॉल्ड टोपोलॉजी। आपके नेटवर्क का, अगर मैं क्या भाई, मेरा नेटवर्क है, यहाँ पर आप एक कंपनी में हायर हुए हैं, सबसे पहले आप क्या देखेंगे, आप ये देखेंगे ना कि यार ये मेरे पीसी से, चलो सबसे पहले तो मैं जिस जो डेस्क मुझे मिलेगी, जहां पे मैं बैठा हूँ, जो मुझे पीसी मिलेगा या लैपटॉप मिलेगा, मैं ये देखूंगा भाई ये इसका डाटा थ्रू किस तरह से हो रहा है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। मेरे पीसी से वायर निकला तो कहाँ स्विच लगा है, किस स्विच पे जाके कनेक्ट हुआ, उस स्विच से किसी और स्विच पे जा रहा है या डायरेक्ट राउटर पे जा रहा है, और फिर होते होते स्विचेस से डाटा सेंटर में किस तरह से पहुंच रहा है, और डाटा सेंटर से फिर राउटर्स के थ्रू निकल के बाहर किस तरह से जा रहा है। तो ये पूरा एक मैप बनाना, ये नेटवर्क का वायर्स का पूरा एक मैप तैयार करने को टपोलॉजी कहते हैं। फिजिकल लेआउट ऑफ अ नेटवर्क क्या कहलाता है, टपोलॉजी कहलाता है। तो उस टपोलॉजी में सिस्को के हवाले से हम ये आइकन्स को यूज करते हैं। तो इन आइकन्स के लिए आप ये देख लीजिए, आपके जो कंटेंट है उसके अंदर भी बहुत डिटेल में होगा। डेस्कटॉप कंप्यूटर के लिए इस तरह का आइकन आ रहा होगा, लैपटॉप के लिए ये, और तमाम चीजों के लिए इस तरह से आ रहे होंगे। राउटर मैं भी अगर बनाऊंगा, राउटर अगर आपको कभी दिखा रहा हूँ, तो राउटर में एक गोल दायरा बना के, मैं एक गोल दायरा बना के और उसमें क्रॉस लगा दूंगा, तो इसका मतलब है राउटर है। अगर मैंने स्विच आपको रिप्रेजेंट कराना है तो मैं यूं करके एक एरो यूं बना दूंगा और एक एरो यूं बना दूंगा, यानी कि ये फुल डुप्लेक्स बाई डायरेक्शनल डिवाइसेस है, डाटा लेगी भी देगी भी एट अ टाइम। तो इसलिए ये हो जाएगा। हब होगा, वैसे तो हब होगा नहीं, लेकिन अगर हब कहीं दिखाया हुआ होगा तो सिर्फ उसमें एक एरो होगा, सेकंड एरो नहीं होगा, इस तरह से। तो ये वो चीजें होती है जिनको देखते ही आप समझ जाएगा, अच्छा ये हब लगा है, अच्छा ये स्विच लगा है, अच्छा जी ये राउटर है। तो इस वजह से ये रिप्रेजेंटेशन आपको दिखाई है। ये लैन स्विच है, वायरलेस के ऊपर एंटीना लगे हुए होंगे। ये फायरवॉल अप्लायंसेस में एक वॉल टाइप थोड़ी सी नीचे आपको दिखाई जा रही होगी। मल्टीप्लेक्सर स्विच ये इस तरह से होगा, मल्टी लेयर स्विच जो होता है। ये मीडियम के टाइप हो गए, एक तरह से आप कह लीजिए कि अगर यूं आप देख रहे हैं तो ये वायरलेस है, ये जो आप निशान यहाँ पे देख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये वायरलेस है। ये आपको फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है एक तरह की। अगर बिल्कुल स्ट्रेट आ रहा है केबल, या ये डॉटेड भी आ रहा है, डार्क ब्लैक में है, तो ये लैन मीडिया है। और ये जो है हमारा क्या है फिर, मतलब नॉर्मल लैन मीडिया। और ये जो सीरियल कॉपर बेस्ड है, इस टाइप के कनेक्शन कॉपर बेस्ड सीरियल कहलाते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, ये वैन मीडिया है, यानी कि इससे क्या कनेक्ट हो रहा होगा, वैन कनेक्ट हो रहा होगा। तो ये वो टर्म्स हो, ये वो साइंस है जो कि हम टोपोलॉजी में यूज करते हैं। तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड
कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो आप कर लें जी, एनआईसी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, फिजिकल पोर्ट और इंटरफेस, हम इनको इंटरचेंजेबली भी यूज कर सकते हैं। हर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड में एक इंटरफेस होता है जिसपे आके वायर लग रहा होता है, या फिर वायरलेस अगर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, यानी कि इसके पीछे मैं वायरलेस भी लगा दूं, तो उसमें वो फ्रीक्वेंसी होगी जो कि सिग्नल को कैच करे, कनेक्ट करे और फिर सिग्नल्स को कैच करके और वहां से डाटा आपके पास थ्रू करे और लेकर आए या लेकर जाए, राइट। तो फिजिकल पोर्ट भी इसकी इंटरफेस कहलाती है, राइट। आगे बढ़ जाते हैं। तो ये आपको कुछ एग्जांपल्स दी हुई है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ बेसिकली टोपोलॉजी। पहली टाइप अगर आप देखेंगे, तो बाकी यहाँ पे भी फिलहाल तो एक ही टाइप आपको दी हुई है। तो बेसिकली क्या है कि ये सर्वर रूम से निकला पूरा, आप देखें एक तरह का मैप बनाया हुआ है। ये जी क्लास 1 रूम 2125 2126 2127, ये पीसीज हैं, ये इन स्विचेस से कनेक्टेड हैं, ये ज्यादा भी हो सकते हैं, ये बहुत सारे। तो हम लेकिन एक निशान बना के कि जी ये एक यहाँ पे मैं 25 लिख दूं एग्जांपल, तो कह दूं कि 25 पीसीज हैं जो कि यहाँ पर आ रहे हैं स्विच पे। एक फिजिकल लेआउट बनाऊं अपने नेटवर्क का, तो मुझे अच्छे से पता लगेगा कि एरर कहाँ आ रहा है, कहीं ट्रबल शूट करना हो, कभी कुछ करना हो, या कोई नई डिवाइस मुझे एडिट करनी हो, तो मुझे उसके अंदर इनकर्ट करनी हो अपने नेटवर्क में, या कुछ निकालना हो, तो वो आराम से मैं इस नेटवर्क की टोपोलॉजी को देखते हुए बता सकता हूँ। ओके, इन्होंने आगे नहीं बताया लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इस टोपोलॉजी में अगर मैंने फिजिकल चीजों के रेफरेंस दिए हैं, सपोज देखिए वेब सर्वर रैक 2 शेल्फ 1 में है, फिजिकल चीज है भाई, मैं जाके रैक 1 को देख सकता हूँ और उसके अंदर देख सकता हूँ, तो शेल्फ 2 रैक 2 को देख सकता हूँ शेल्फ 1 कहाँ लगा है। ये जी ईमेल सर्वर जो है रैक 2 के शेल्फ 2 में लगा है, बकायदा मैं देख सकता हूँ। हर चीज का देखें आप फिजिकल रेफरेंस दिया हुआ है कि यहाँ लगा हुआ है। तो इस टाइप की टोपोलॉजी जो हम एक मैप बना के और जब रेफरेंस फिजिकल चीजों का देते हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं, जिनको हम देख सकते हैं, तो वो क्या कहलाता है, फिजिकल टोपोलॉजी कहलाती है। एक और टर्म आती है, इसको हम कहते हैं लॉजिकल टोपोलॉजी। लॉजिकल टोपोलॉजी क्या होती है, मैं इनकी जगह क्या दूं, आईपी का रेफरेंस दूं। अच्छा भाई, अब एक नई चीज आ गई यहाँ पर, एक और आईपी क्या होता है, तो आप घबराइए नहीं। वैसे मेरे जहां तक ख्याल है, आप में से कोई भी एक ऐसा नहीं होगा जिसने आईपी को नहीं जानता होगा, थोड़ा बहुत सबको पता होगा। या भाई 192.168.10 का कुछ नंबर होता है जो कि मिलता है, यहाँ लिखा हुआ भी है, ये एक नंबर यहाँ पे लिखा हुआ भी है। ये जो आपको रिप्रेजेंटेशन दिख रही है, अगर आप देखें गौर से, तो इसमें अब फिजिकल का कोई रेफरेंस नहीं है। ये क्या है, ये लॉजिकल टोपोलॉजी है। यार ये कह रहा है कि ये 192 168 100 का जीरो का नेटवर्क है जो कि स्विच 3 से कनेक्ट है, 101 का नेटवर्क स्विच 4 से, 102 का नेटवर्क स्विच 5 से, और ये सब आके राउटर से कनेक्ट हो रहे हैं और फिर राउटर से निकल के ये 192 168 10 का नेटवर्क पे जाके कनेक्ट हो रहे हैं। तो जहां मैंने जितने भी रेफरेंसेस आपसे इस्तेमाल किए, ये किसके लिए करे, ये इन आईपीस को मद्देनजर रखते हुए करें। तो जब आईपीस को मैं अपना बेस लाइन बनाऊंगा, अपना उस टोपोलॉजी में मार्किंग करने के लिए मैं जब आईपी को रेफर करूंगा, तो वो टोपोलॉजी या वो डायग्राम क्या कहलाएगी, लॉजिकल टोपोलॉजी कहलाएगी। जब मैं किसी फिजिकल चीज का दूंगा, रैक 1 शेल्फ 1 फलाना बिल्डिंग ये वो, तो हमारे पास क्या होगा कि वो फिजिकल टोपोलॉजी कहलाएगी। कॉमन टाइप्स ऑफ नेटवर्क हमारे पास क्या होते हैं, कॉमन टाइप्स ऑफ नेटवर्क जो हमारे पास होते हैं, आगे एक सवाल आया, G1 G0 क्या है यहाँ पर, ये पोर्ट का नंबर है, ये पोर्ट का नंबर है, यानी कि गीगाबिट जीरो, यहाँ एफ लिखा होता है, तो फास्ट इथरनेट जीरो, फास्ट इथरनेट 0/2, फास्ट इथरनेट 0/3, ये पोर्ट्स के नंबर है कि इस स्विच पे किस पोर्ट से कनेक्ट हो रहा है। तो बेसिकली राउटर से जो कनेक्शन आया है वो गीगा का आया है, गीगाबिट पोर्ट के ऊपर आके कनेक्ट हुआ है। आगे फर्दर जो दिया है वो फास्ट इथरनेट का है, और जो अब यूज नहीं होती वो है इथरनेट पोर्ट, यानी कि 10 Mbps। फास्ट इथरनेट 100 Mbps पे डाटा ट्रांसफर रेट होता है इसका, और गीगाबिट इंटरनेट 1000 Mbps के ऊपर, यानी कि 1 गीगा। एंड देन फर्दर भी 10G 4G के भी आ चुके हैं, 4G से मुराद ये 4 गिग की बात कर रहा हूँ। और इस तरह से भी हमारे पास पोर्ट्स आती हैं, तो पोर्ट की कैपेसिटी कितना डाटा एट अ टाइम एंटरटेन करेगा, वो यहाँ पर होता है। आगे जी, कॉमन टाइप्स ऑफ नेटवर्क हमारे पास क्या क्या है, स्मॉल ऑफिस नेटवर्क, घर में हम सारे यूज करते हैं, इंटरनेट के ऊपर जा रहे हैं, नेटवर्क यूज कर रहे हैं दमादम। और ये एक स्मॉल ऑफिस होम का, सॉरी स्मॉल स्मॉल होम का नेटवर्क हो जाएगा। सोहो किसे कहते हैं, स्मॉल ऑफिस होम ऑफिस। क्या है ये, यहीं से बैठे बैठे, ये कोविड में बड़ा चला भाई,
रिमोट एक्सेस दिए गए लोगों को, घर से बैठ के ऑफिस का काम कर रहे थे, तो उन्होंने क्या बना लिया अपने घर को, स्मॉल ऑफिस, होम ऑफिस। उन्हीं का इंटरनेट यूज करते हुए, उनके घर का इंटरनेट यूज करते हुए आप कॉर्पोरेट की अपने ऑफिस में आके कनेक्ट होते थे और आप यूज कर रहे होते थे चीजें। ऐसे ही था। तो ये क्या है, इस तरह का काम स्मॉल ऑफिस, होम ऑफिस। ये छोटा मोटा मैं कोई भी काम स्टार्ट कर दूं अपने घर से ही, तो वो स्मॉल होम ऑफिस। मीडियम और लार्ज नेटवर्क, many locations with hundreds and thousands of interconnected computers, multiple locations होगी, विद इन द सिटीज भी हो सकती हैं, आउटसाइड सिटीज भी हो सकती हैं, डिपेंड्स अपॉन। तो वो क्या कहलाए, विद इन द बिल्डिंग भी हो सकती हैं, फ्लोर्स लिए हुए, एक एरिया में मल्टीपल बिल्डिंग्स भी हो सकती हैं, लाइक कराची यूनिवर्सिटी, लाइक सर सैयद यूनिवर्सिटी, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जिनके बहुत सारी बिल्डिंग्स होती हैं और वो आपस में कनेक्ट हुए हुए होते हैं, बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, और इस तरह से वो चल रहा होता है। आपके भी एरिया में अपनी अपनी यूनिवर्सिटीज को अगर आप जाके देखेंगे, वो भी एक मीडियम लार्ज नेटवर्क के ऊपर आ जाता है, राइट। वर्ल्ड वाइड नेटवर्क, ये बड़े, ये ये बड़ी कहानी हो गई। कनेक्ट हंड्रेड्स एंड मिलियंस ऑफ कंप्यूटर वर्ल्ड वाइड सच एज द इंटरनेट। ये अब कंपनी के हवाले से बात करूं तो यार, एक ऐसी ऐसी भी कंपनीज हैं जिनकी ब्रांच दुबई में, और एक ब्रांच कनाडा में, एक ब्रांच यूएसए में, राइट। तो एक ब्रांच ओमान में, डिपेंड करता है। तो उनके ऑफिसेज हैं वहां पे, बिजनेस के हवाले से रिक्वायरमेंट आते जा रही है, ब्रांच खोलते जा रहे हैं, तो उनको पाकिस्तान से इंटरकनेक्ट, पाकिस्तान अब कंट्री वाइड जाके कनेक्ट होगा, तो लाजिम है कि बीच में इंटरनेट आएगा। इंटरनेट के बगैर वो आप कनेक्शन नहीं, डायरेक्ट कनेक्शन नहीं ले सकता। मुझे यहाँ कराची से अगर मुझे लास्ट समझ लें जहां पर भी पिशावर तक कनेक्ट करना है, तो मेरे पास मीडियम मौजूद है, पीटीसीएल भी मौजूद है, और पीटीसीएल के शायद साथ कोई और भी आईएसपीज हो, यानी कि सर्विस प्रोवाइडर्स हो इस तरह के, जो कि मुझे कनेक्शन प्रोवाइड कर सकते हो। मगर जब कंट्री चेंज हो जाती है ना, तो मुझे इंटरनेट के अलावा और कोई ऑप्शन मेरे पास नहीं होता चीपर वे में। आज से पहले अगर बात करें, जब हम नए नए नेटवर्क्स में आए थे 1990s के अंदर, तो उस वक्त बड़ा महंगा था ये काम, क्योंकि हमें वहां के आईएसपी से कांटेक्ट करना पड़ता था। इंटरनेट के ऊपर ऐसी कोई फैसिलिटीज और दूसरी चीजें नहीं थी, वीपीएन वगैरह इतने नहीं इवॉल्व हुए थे, या इंटरनेट इतना इतना इजीली अवेलेबल एक चीज नहीं थी, एक थी लेकिन इजीली अवेलेबल नहीं थी, कि जैसे आज आप लोग यूज करते हैं, ये तो बड़ी कोई रिफाइंड फॉर्म है। पहले हमें इंटरनेट यूज करने के लिए कहीं जाना पड़ता था, लाइक साइबर कैफे। घर पे लगाना है तो एक हैंडसम अमाउंट का सिक्योरिटी डिपॉजिट डिपॉजिट कराना पड़ता था कंपनी के पास, अटेस्टेशन, जस्ट लाइक फोन फोन जैसे लगता था वैसे ही उसी के ऊपर आपका इंटरनेट भी होता था, तो फिर आप उसको यूज कर रहे होते थे। आज आप कोई एक सिंगल कोड डायल करते हैं और आपके पास डाटा आ जाता है। आप घर पे जाते हैं, किसी के वाईफाई का पासवर्ड आप लेते हैं और यू आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट। तो ये बड़ी बड़ी कंपनीज लाइक सिस्को और इन सब का ड्रीम था, जो कि आज के दौर में आप लोग देख रहे हैं। इसको कहते हैं बायोड, BYOD, ब्रिंग योर ओन डिवाइस। सिस्को का वादा था 90s में, किया था 1991 1992 में। हम उस वक्त से इस बात को पढ़ते आ रहे हैं कि जी बायोड, मैं बॉर्डरलेस नेटवर्क प्रोवाइड करूंगा, कोई बाउंड्री नहीं होगी उसकी, बस आप अपनी डिवाइस ले आए और कनेक्ट हो जाए, खत्म बात। तो मैक्सिमम ऑलमोस्ट 75% वर्ल्ड तो कनेक्टेड ही है। कुछ एक ऐसी जगह है रूरल, बहुत ज्यादा इंटीरियर में, कि जहां जरूरत ही नहीं है, वहां नहीं है कनेक्शन, वरना जहां पर भी आप जाते हैं जहां पॉपुलेशन है या डेंसली पॉपुलेटेड एरिया जो है, वहां पर सब के सब जो है वो इंटरनेट से कम कनेक्ट है, बस आपके पास डिवाइस होनी चाहिए। तो वो अपना वादा उन्होंने पूरा किया। तो उस जमाने में जब ब्रांच है अगर न्यूयॉर्क में या कहीं और, तो कनेक्शन को स्टेब्लिश करना और तमाम चीजें यहाँ कराची से, तो वहां के सर्विस प्रोवाइडर से यहाँ से फिर एक पैक्ट होता था और फिर वो चलते थे, और एक एक्सपेंसिव सॉल्यूशन होता था वो। आज के दौर में क्या, वो भी ब्रांच इंटरनेट के ऊपर है, न्यूयॉर्क वाली, आप भी यहाँ से इंटरनेट के ऊपर है, वीपीएन आपने क्रिएट किया और आप शुरू हो गए। तो इस टाइप के नेटवर्क, यहाँ पर समझाने की बात ये कि बस समझ लिए लीजिए कि वर्ल्ड वाइड पे जब आप जाते हैं, लाइक इंटरनेट बीच में आएगा, और फिर आप अपनी ब्रांचेस को या किसी को कनेक्ट कराते हैं, तो वो वर्ल्ड वाइड नेटवर्क कहलाता है। या नहीं भी है, अगर आप जाके सिर्फ कम्युनिकेट कर रहे हैं ओवर, तो भी वो वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको हम WWW कहते हैं, तो वो वर्ल्ड वाइड वेब ही है। यानी कि हम कोई भी वेबसाइट को यूज कर रहे हैं, तो वो वेबसाइट बेसिकली क्या है, वो दुनिया के हर उस कोने से एक्सेसिबल है जहां पर इंटरनेट अवेलेबल है। क्लियर होती है बात, आई थिंक सो। तो लैन और वैन, यहां पर मैं आप लोगों से एक सवाल करूंगा। आ, यहाँ पर एक सवाल है मेरा आप लोगों से, जो कि एक्टिव अभी तक बैठे हुए हैं। अब मुझे नहीं पता कितने लोग सो गए, कितने लोग एक्टिव हैं, कि लैन और वैन में जो, जिनको पता नहीं पता, कोई मसले की बात नहीं, कि क्या फर्क है।
लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क में आप क्या फर्क महसूस करते, क्या क्या चीज है आपके जहन में, क्या चीज है कि आपने अगर ये टर्म सुनी है तो बताइए, अगर ये टर्म नहीं सुनी तो कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है। मगर लैंड और वैन में फर्क क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क, क्या आपके जहन में आती है ये बात? बड़ा कर लेते हैं इसको भाई, चैट को हम अपनी। अच्छा, वैन कनेक्ट मोर लैंड्स टुगेदर। अच्छा, वैन कनेक्ट्स मोर लैंड टुगेदर। अच्छा, LAN is basically between fewer computers, WAN is basically internet। और लोकल एरिया नेट, स्मॉल एरिया network inside a small office or building is LAN। अच्छा, WAN use in organization level, तो LAN नहीं यूज होता मोहम्मद अली। LAN is limited to offices and building। अच्छा चले, सबकी डेफिनेशंस मैंने एक तरह की पढ़ी ना, और कोई है या फिर मैं स्टार्ट लूं आप लोगों से LAN और WAN समझाने का? और इसको बांध लीजिएगा, लिख लीजिएगा कहीं अच्छे से जो मैं बता रहा हूं, फिर कभी भी LAN और WAN में फर्क नहीं करेंगे या कभी बताने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। जब भी आप इंटरनेट के ऊपर सर्च करते हैं या कहीं देखते हैं तो ये बात लिखी भी होती है कि विद इन द सेम जियोग्राफिकल एरिया इज लैन, और डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया में क्या होता है, वैन होता है। तो इंटरकनेक्शन ब्रांच ऑफिस यूजेस वैन टू कनेक्ट ऑफिसेस नेटवर्क टुगेदर, या दैट्स द थिंग, इंटरकनेक्शन ब्रांच ऑफिसेस यूजेस वैन टू कनेक्ट ऑफिसेस नेटवर्क टुगेदर। ओके, सो लैन आपके बसगर, तो लैन क्या है? आई नो दैट, आई थिंक ओके, यहाँ लिखा हुआ भी है लोकल एरिया नेटवर्क। आई डोंट वांट टू नो दैट, आई डोंट वांट द फुल फॉर्म ऑफ लैन। इतना तो यार एक्सपेक्ट करें आप लोग मुझसे कि मुझे पता हो। इससे ज्यादा भी पता होगा यार, वाइड है, मैन है, बहुत सारी चीजें हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो लैन स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क, ये बड़ी अजीब सी बात करी आपने, खैर। चले अब बात करते हैं। देखिए जी, मैं आपसे अगर बात पूछूं कि मेरे भी यहाँ जहां मैं बैठा हूँ मेरे बराबर में बंदा बैठा है, ओके, मेरे बराबर में बंदा बैठा हुआ है और ये मुझे जीमेल पे ईमेल करता है, बराबर में बंदा बैठा हुआ है, राइट? अब ये जो मुझे जीमेल से ईमेल कर रहा है, ये कम्युनिकेशन वैन है लैन है? जैसे यहाँ बैठा मैं कहा लैन वैन लैन वैन लैन लैन वैन। अच्छा, अब एक बात सुने, मैं आपको बात बताता हूँ, देखिए गौर से सुनिएगा इस बात को, ताकि मैं इसको तो हटाऊं पहले। ये तो बड़ा ही कोई इंपॉर्टेंट तरीन कॉन्सेप्ट है। पेंट हम खोल लेते हैं और हम यहाँ ड्रॉ करते हैं एक अदद राउटर भाई, और हम यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे एक अदद इंटरनेट के लिए क्लाउड, ये आ गया क्लाउड। और हम एक और, या इधर ही आ जाए, और हम एक और राउटर को कनेक्ट करा देते हैं, राइट? ये नहीं कराएं, चले छोड़ दें। यहाँ से हम अगर कनेक्शन निकालते हैं और एक अदद हम स्विच को कनेक्ट करा देते हैं, और उस स्विच से हम फिर यहाँ पर एक अदद या दो अदद पीसीस को कनेक्ट करा देते हैं,
राइट, ये हमारे पीसी से कनेक्ट हो गए। ऑब्वियस सी बात है कि ये बेचारे का जो है यहाँ से कनेक्शन आईएसपी पे था। ये थी आईएसपी। ओके भाई, अब बड़ा कर लेते हैं आईएसपी को। ये थी आईएसपी, ये राउटर है, राउटर के ऊपर मैंने क्रॉस लगाना भूल गया, ये कहता था राउटर है। ओके, और ये स्विच है, स्विच का भी मैं निशान बना देता हूँ यार। अब वो एरो मुश्किल से बनेगा, सीधा बस ये समझ लेंगे दो लाइनें हैं ये, एक यूं जा रहा है, एक यूं जा रहा है, तो ये हो गया। इसको हम अभी डिलीट कर देते हैं। बात ये मेरे भाई कि ये दो अगर यहाँ पे जीमेल पे यूज कर रहे हैं, याद रखिएगा मेरी बात। अब मेरा फ्लो देखिए आप डाटा का, यहाँ पर ये किस तरह से फ्लो करेगा, राइट। तो जब ये डाटा फ्लो करता है, अब ये ग्रीन कलर से डाटा फ्लो कर रहा है, ये इनको जीमेल भेज रहा है। तो जीमेल भेजा तो क्या हुआ, बराबर में बैठा हुआ था जो लैन वाले, गौर से सुने, जो लैन वाले गौर से सुने, ज्योग्राफिकल लोकेशन डाटा जब चेंज करेगा, जिस भी कम्युनिकेशन में ज्योग्राफिकल लोकेशन अपनी जब डाटा चेंज करता है, डाटा नॉट यू नॉट योर डिवाइस, जब आपका डाटा चेंज करेगा तो क्या होगा, वैन होगा। तो यहां से निकला और यहां से निकला डाटा इनका, और ये निकल के स्विच पे गया। स्विच पे डिसीजन हुआ कि नहीं, मेरा इस लोकल एरिया पे तो नहीं है, क्योंकि आईपी के थ्रू कम्युनिकेशन नहीं हुआ, लोकली नहीं, जीमेल करी आपने, ये चला गया राउटर पे, राउटर ने कहा नहीं इंटरनेट पे, इंटरनेट पे ये घूम फिर के गूगल के पास से होता हुआ अब वापस आया इधर, और इधर आके यहाँ पे ये ऐसे ही होगा ना, क्योंकि मेरे पास तो गूगल का सर्वर लगा ही नहीं है, इसको इंटरनेट पे जाना पड़ेगा और फिर ही यहाँ आएगा। ऐसा ही है, अगर ये वाला पीसी इंटरनेट से कनेक्ट नहीं है तो ये ईमेल रिसीव नहीं करेगा। ये बात पे मैं और आप स्टिक हैं, जी में बड़े से मेरे बराबर में बैठा है, पीसी के ऊपर बैठा है, सब कुछ है। मगर अगर ये इंटरनेट के ऊपर नहीं है ये वाला पीसी, तो क्या है कि इसको ईमेल नहीं मिलेगी। ये इंटरनेट पे आएगा तो ईमेल मिलेगी, बिकॉज डाटा ये जो गूगल, जीमेल, आउटलुक.com, gmail.com, कोई भी ये जो जितने भी हैं ये सब के सब कहाँ हैं, इंटरनेट के ऊपर है, राइट। अगर इसको डायरेक्टली कम्युनिकेट करना है, अब एक दूसरी कम्युनिकेशन में यहाँ पे डेवलप करता हूँ कि इसको यहाँ से डायरेक्टली कम्युनिकेट करना था और ये इंटरनेट पे नहीं गया और ये यहीं पर आ गया, तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है लैन। अच्छा भाई, कोई ज्योग्राफी किस तरह से होती है किसी चीज की, इसकी आप ज्योग्राफिकल एरिया, तो जो डिवाइसेस कंपनी की ओनरशिप में, राउटर, सर्वर, स्विचेस, फायरवॉल, जब तक डाटा उसके ऊपर घूम रहा है, कंपनी की ओनरशिप में है, और से वर्ड याद रखिएगा, कंपनी की ओनरशिप में है, कंपनी ने खुद खरीदी है, लगाई है, तो वो क्या है, लैन है, लोकल एरिया नेटवर्क। वो क्या है मेरे भाई, लैन है। जैसे ही कोई और किसी और की डिवाइस, अब होता क्या है, यह सर्विस प्रोवाइडर, अब यही पूरा जो, एक मिनट ये हटा देते हैं, यही पूरा नेटवर्क जो है हमारे पास, ये जो ये वाला नेटवर्क था, कंट्रोल सी और वी कर दें अगर हम यहाँ पे ले आए, तो ये अगर एक और कोई लोकल एरिया बना हुआ है वो भी कनेक्टेड है, और मुझे सर्विस प्रोवाइडर ने कनेक्शन प्रोवाइड करके दिया है, भाई ये कनेक्शन कोई और लोकल एरिया, जैसे भी दिखा रहा था मैं आपको, एक लैन था, बीच में इंटर नेटवर्क था, और यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर ने। तो अब यहाँ का जो डाटा है, सपोज कर लें, अगर ये डाटा, ये जो पीसी का डाटा है यहाँ से निकला, यहाँ से होता हुआ आईएसपी में, सर्विस प्रोवाइडर में से, इंटरनेट हटा भी दें, और यहाँ किसी पीसी से बात कर रहा है, तो जब ये डाटा इस पोर्शन पे आएगा तो वैन कहलाएगा। ओके, जब तक वो यहां यहां घूम रहा है, वो क्या है, वो लैन में घूम रहा है, राइट। यानी कि जब डाटा उन डिवाइसेस के ऊपर ट्रेवल करे जो कि कंपनी की ओनरशिप में नहीं है, जो कि मेरी ओनरशिप में नहीं, मैंने नहीं खरीदी, मेरे पास नहीं है, तो वैन है। मैं यहां पर हूं और मुझे 1 किलोमीटर पे मेरी, 1 किलोमीटर, 500 मीटर, 1 किलोमीटर पे एक ब्रांच है, लेकिन बीच में बड़ा हैवी रोड है, रोड चल रहा है ये, मैं यहां से मैं कहूँ भाई, मैं अपनी ब्रांच खुद कनेक्ट करूंगा, सपोज कर लें, मैंने कहा जी मैं ब्रांच खुद कनेक्ट करूंगा, हम एक नया पेंट खोल लेते हैं, सपोज करें जी हमने यहाँ पे, ये एक ब्रांच ऑफिस था, ये एक ब्रांच ऑफिस था, और बीच में जो है ना यहाँ पर एक
ये इन लोगों का रोड चल रहा है, यहाँ पे हैवी ट्रैफिक है, जो भी कुछ है, रोड चल रहा है, राइट। अब मैंने यहाँ से कहा कि यार ये मैं कनेक्शन प्रोवाइड करूंगा खुद। तो मैं भाई यहाँ से जो मेरे ये राउटर्स लगे हैं, स्विचेस लगे हैं, जो भी यहाँ पे सब कुछ डिवाइसेस लगी हैं, और फिर यहाँ पर भी इस ब्रांच ऑफिस में भी एक राउटर लगा हुआ है, ये हेड ऑफिस था, ये ब्रांच ऑफिस है। मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक खुद अपना कनेक्शन एक स्टैब्लिश किया, डिगिंग करी, फाइबर ऑप्टिक किया, या मैंने कोई यहाँ पे एंटीना लगाया जो कि मुझे वायरलेस कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, जो भी कुछ कर रहा है, यहाँ पे एक एंटीना लगा दिया, और इधर से यहाँ से भी एक एंटीना लगा दिया, और ये मुझे वायरलेस कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी एक तरह का लैन हो जाएगा मेरे लिए, लोकल एरिया नेटवर्क। डिस्टेंस डजंट मैटर। मगर प्रैक्टिकल फील्ड में ऐसा होता नहीं, क्योंकि ये जो काम है ना, जो ये ब्लू से है, ये काम देने के लिए या ये काम करने के लिए सर्विस प्रोवाइडर्स मौजूद है। इस इस एक पैच की मेंटेनेंस भी एक काम होगा। आए दिन आपको पता है खुदाई हो जाती है, इस चीज के लिए खोद दिया, तोड़ दिया, कुछ भी है, तो अब आपको उसको मेंटेन करना है, मैनेज करना है, तो आपकी तो ब्रांच कट गई ना उतनी देर के लिए। सर्विस सर्विस प्रोवाइडर होगा, उसके पास बैकअप पाथ्स होंगे, वो कहेगा जी इस ब्रांच को मैं यहां से इस रोड से लाके इधर से कनेक्ट करा दूंगा। उसके पास ऑलरेडी भी उसका काम ही यही है। पीटीसीएल, ट्रांसवर्ल्ड, बड़े बड़े नाम है, सेटकॉम, सुपरनेट, साइबरनेट, बड़े बड़े नाम है। आप सिटीज में पूरे पाकिस्तान में और बहुत सारे होंगे, मगर पाकिस्तान में सबसे ज्यादा चलने वाले पीटीसीएल और ट्रांसवर्ल्ड, ये दो बड़े डीलर हैं, बिकॉज प्राइम डीलर यही है। तो इनके इंफ्रास्ट्रक्चर बिछे हुए हैं थ्रू आउट पाकिस्तान, चाहे वो डिग करके उन्होंने फाइबर ऑप्टिक बिछाई हो, चाहे वो एरियल उन्होंने वायरलेस दिया हो, जो भी कुछ उन्होंने किया वो उन्होंने कनेक्शन दिए। तो एक कंपनी पे जब तक कंपनी की डिवाइसेस के अंदर अंदर डाटा रहता है, वो क्या है, लैन। उसको हम क्या कहेंगे, लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। कंपनी की ओनरशिप, भाई लैन की मेजरमेंट किस तरह से होती है, जहां तक आपकी प्रेमिसेस के अंदर, आपकी प्रेमिसेस के अंदर मतलब कि आपकी डिवाइसेस पे डाटा जब तक है, तो वो क्या है, वो लैन है। और जैसे डेटा आपकी डिवाइसेस से बाहर निकल के सर्विस प्रोवाइडर की या किसी भी और डिवाइस के ऊपर चढ़ता है, तो वो क्या कहलाता है, वैन कहलाता है। बस ये बात अपने जहन में रखिएगा, चाहे ये बराबर वाला हो, चाहे ये पीसी कोई भी हो, ज्योग्राफिकल लोकेशन जब डेटा की चेंज हो जाएगी, आपकी डिवाइस के ऊपर नहीं रही, तो वो क्या है, वो फिर वैन के ऊपर चली जाती है। उस कम्युनिकेशन को हम वैन कम्युनिकेशन कहते हैं। जब वो लैन कम्युनिकेशन के ऊपर होगा, तो इसका मतलब है कि कोई ऐसी डिवाइस इस कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व नहीं हो रही जिस डिवाइस की ओनरशिप उस पर्टिकुलर कंपनी के पास या मेरे पास नहीं है। आई थिंक सो कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। सही मेरे भाई। तो ये लैन और वैन था। तो इफ देयर इज एनी क्यूरी सो यू कैन आस्क मी, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और आगे सारी की सारी चीजें आपके उसके ऊपर बेस करती हैं। ये तो एक कॉन्सेप्ट छोटा सा था जो मैंने आपको बताया कि लैन और वैन में क्या फर्क होता है। तो इज एवरीथिंग क्लियर है? कोई सवाल है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। कोई सवाल है, आगे बढ़ जाऊं? यप। आप अभी जो वैन से कनेक्टेड हैं, मेरे से जो बातचीत कर रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, तो ये वेबएक्स के थ्रू ये वैन है। सर्विस प्रोवाइडर, ऑब्वियस सी बात है, सर्विस प्रोवाइडर ही होगा। आईएसपी भी हो सकती है, इंटरनेट, आईएसपी कहते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को। और जो आपको सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करे और उस कनेक्शन पे इंटरनेट ना दे। यहाँ कराची से मुल्तान कनेक्शन प्रोवाइड किया है, ब्रांच है भाई मेरी, बहुत सारी कंपनीज है, मैं कोई स्पेसिफिक नहीं हूँ। जे डॉट है, गुल अहमद है, फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज हैं, बहुत सारी बैंक्स हैं, एचबीएल है, एबीएल है, पूरे पाकिस्तान में ब्रांचेस हैं इनकी। पाकिस्तान से बाहर भी है, पाकिस्तान में ब्रांचेस हैं। ये जो इंटरकनेक्ट हो रही है, आप क्या समझ रहे हैं कि मीडियम इनका अपना है? मीडियम, ये जो भी 3 मीडियम अभी पीछे दिखाए थे ना, सर्विस प्रोवाइडर बीच में इन्वॉल्व है। क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बिजनेस है। अगर बैंक ये करने लग जाएगा अपना ही मीडियम बिछाने, तो फिर बैंकिंग कहां से करेगा? ये जे डॉट गुल अहमद ये करने लग गया, तो अपना काम छोड़ के भी इसी की मेंटेनेंस में लग जाएंगे। अपने आप में ही बहुत बड़ा बिजनेस है, तो उसको सर्विस प्रोवाइडर कहते हैं। अब उस कनेक्शन पे वो अगर इंटरनेट भी दे रहा है, तो हम उसे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कहेंगे। एमपीएलएस सर्किट इज समवॉट डिफरेंट, मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग कहलाती है ये। किसी एनपी का पार्ट है, ये हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है। लेकिन इसका एक
लेकिन ओवरव्यू भी नहीं होगा, सीसीएनए के अंदर इसका ओवरव्यू भी नहीं है। कहीं तस्कर आ गया तो आ गया शायद किसी साइट में, वो भी तीसरे पार्ट में। वैन के ऊपर जब हम बात करते हैं तो लेयर 2 के प्रोटोकॉल, ये बहुत आगे की बात आ गई, एमपीएलएस सर्किट बहुत आगे की। तो आगे बढ़ जाते हैं, और आगे बढ़ते हुए हम अब क्या करते हैं आगे। तो ये अब मुझे जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही आगे बढ़ा देता हूँ, जियोग्राफिकल एरिया और समथिंग लाइक दैट वैन। तो ये जो इंटरनेट बना है बेसिकली, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस किस के पास है? कोई इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो कि इंटरनेट को डील कर रही हो, कोई कंपनी नहीं है कि जो कि इंटरनेट को डील कर रही हो। यहाँ पर हमारे पास इंटरनेट क्या है, ये आईईटीएफ, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, ये स्टैंडर्ड्स बनाती है, ये चीजों को देखती है, रिसर्च वर्क करती है। आई कैन, इंटरनेट कॉर्पोरेशन ऑफ असाइंड नेम्स एंड नंबर्स, ये जो आप वेब एड्रेसेस करते हैं इनके जो नेम्स हैं, yahoo.com, bing.com, microsoft.com, google.com, ब्ला ब्ला जो भी कुछ है, ये नेम्स और नंबर्स, इनके पीछे जो आईपीस चल रही हैं, वो ये आईएबी, इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड, ये एरन, एरिक, बहुत सारे हैं जो कि रीजन्स वाइज आईपी को डिवाइड किया हुआ है, वो ये पूरा देख रहा होता है। तो और भी हैं, आईएसओ के स्टैंडर्ड्स भी हैं, बहुत सारे और लोग हैं, आईट्रिपल के स्टैंडर्ड्स भी हैं। तो ये सब के सब मिलके इंटरनेट को क्या, वो और भी चीजों को चला रहे हैं, इसलिए उनका नाम नहीं है। ये प्योरली इंटरनेट के ऊपर बेस्ड करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इसके अलावा इंटरनेट के ऊपर, इंटरनेट के स्टैंडर्ड्स के अलावा और किसी के अंदर डील नहीं कर रहे होते। तो जी, इंटरनेट और इंट्रानेट्स में क्या फर्क होता है? व्हाट इज इंट्रानेट? तो सबसे पहले आप जब कंपनी के अंदर एक लोकल एरिया नेटवर्क बनाते हैं, और आपने अपना एक वेब सर्वर बनाया, आपने अपना एक ईमेल सर्वर बनाया, और आपने अपना एक डोमेन सर्वर बनाया, आपने अपना एक डेटाबेस सर्वर बनाया, अब क्या है, इसको कोई और यूज कर सकता है? नो, सिर्फ उस कंपनी के ही लोग यूज कर सकते हैं। आप विद इन द कंपनी ये तमाम चीजें आप यूज कर रहे हैं जो कि इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है, लेकिन विद इन द कंपनी, प्राइवेट है वो पब्लिक नहीं है, कहीं और से एक्सेस नहीं हो सकता। तो उसको हम कहते हैं इंट्रानेट, विद इन द कंपनी, all those facilities that are available over the internet and you can provide on your local area network, that and that is not public। आप उसको क्या नहीं करते, पब्लिक नहीं करते। हर वो फैसिलिटी जो कि इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है, सर्फिंग की, चैटिंग की, ब्राउजिंग की, और डाउनलोडिंग की, अपलोडिंग की, वो आप अपने लोकल एरिया में प्रोवाइड कर देते हैं अपनी कंपनी में। आप एक बड़ा नेटवर्क प्रॉपर बनाते हैं, राइट? तो वो क्या कहलाता है, इंट्रानेट कहलाता है। जब आप उसके ऊपर अलाउ करते हैं रिमोट एक्सेस, क्या, रिमोट एक्सेस, फलाना एक पर्टिकुलर क्लाइंट को आपने बोला कि जी हाँ मेरे कंपनी पे तुम रिमोट एक्सेस ले सकते हो, कनेक्शन प्रोवाइड किया, इंटरनेट पे नहीं आया अभी, तो अब वो क्या है, तो सप्लायर्स हो गए, कस्टमर्स हो गए, कोलैबोरेटर्स हो गए, व्हाटएवर, जब आप वो आपस में एक दूसरे के साथ ये लोग बातचीत करते हैं, तो क्या है कि ये एक्स्ट्रा नेट कहलाता है। सपोज कर लें कि जो ये जो कंपनी यहाँ लिखा है कंपनी ओनली, सपोज कर लें कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी थी, कोई भी थी, एबट थी, कोई भी कंपनी थी XYZ, तो जो कंपनी ए और कंपनी बी दोनों फार्मास्यूटिकल कंपनी थी, तो ये एक कंपनी ए का इंटरनेट अपना अलग होगा, कंपनी बी का इंटरनेट अपना अलग होगा। जब ये दोनों आपस में रिमोटली किसी पैक के थ्रू अगर बातचीत करें, कोई रिमोट, कोई रिमोट एक्सेस दें, ये इनके रिसोर्सेज को यूज करें, वो इनके रिसोर्सेज को यूज करें, कंपनी कंपनी भी, तो ऐसा नेटवर्क क्या कहलाता है, एक्स्ट्रा नेट कहलाता है। क्या कहलाता है, एक्स्ट्रा नेट। और जब ये एक्स्ट्रा नेट्स पब्लिक होते हैं, मैं भी यूज कर सकता हूं, आप भी यूज कर, मुझे किसी कंपनी के होने की जरूरत नहीं है। एक्स्ट्रा नेट में क्या था, कंपनी टू कंपनी बातचीत होती है, लेकिन इंटरनेट में मेरे भाई जब ये एक्स्ट्रा नेट पब्लिक हो गए, तो क्या हुआ, इंटरनेट। इससे बेसिकली कहानी आपको समझ में आती है। तो ये कहानी इस तरह से थी कि ये यूनिवर्सिटीज में सबसे पहले इंप्लीमेंट हुआ। जब इसे पब्लिक करना था, पब्लिक करने से पहले इंटरनेट को यूनिवर्सिटीज में इंप्लीमेंट किया, यूनिवर्सिटीज के अपने अपने इंडिविजुअल नेटवर्क थे। ओके, ये कहानी बेसिकली वहां से चली है। तो उन नेटवर्क्स को हम इंट्रानेट कहते हैं, कहते हैं भी और कहते थे भी उस वक्त भी। वो क्या है, इंटरनेट है। हर चीज उनके पास अपनी मौजूद थी, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास, इन सब के अपने अपने नेटवर्क्स थे, और ये अपने अपने इंटरनेट लेके चल रहे थे। जब इन, अब मसला क्या था कि ये कहानी, ये नेटवर्क जो आप आज इंटरनेट यूज कर रहे हैं, इसके पीछे कहानी, खैर वो तो किसी और दिन आपको सुनाएंगे, लंबी कहानी है। लेकिन उसका जो फाइन रिफाइंड फॉर्म था, वो क्या था कि यार, एक बंदा टेक्सास में बैठा रिसर्च कर रहा है, और एक बंदा यहाँ न्यूयॉर्क में बैठा रिसर्च कर रहा है, इन दोनों की आपस में कम्युनिकेशन नहीं है। टॉपिक डिसाइड हुआ कि इस टॉपिक पे रिसर्च करनी है, वो भी, तो यार ये हमें आपस में जो है ना, कोलैबोरेट इन लोगों को कराना चाहिए।
ताकि क्या कि मैं अच्छा इस डोमेन पे कर रहा हूँ, मैं यहाँ तक कर रहा हूँ, फिर इसके रिजल्ट्स मैं आपसे शेयर करूंगा। और तो रिसर्च वर्क के लिए ये आपस में कनेक्ट कराए गए यूनिवर्सिटीज से, उनको एक्स्ट्रा नेट कहा गया। और जब ये यूनिवर्सिटीज पब्लिक हुई, जब जब इंटरनेट आया, तो फिर वेबसाइट्स कुछ बनाई गई। और फिर दुनिया को 1995 में बेसिकली, 92 में पहली बार, और फिर 95 में तो बहुत ज्यादा मकबूलियत हासिल कर ली इसने, 1995 में। तो वो फिर ये था कि पब्लिकली, अब किसी यूनिवर्सिटी का पार्ट होना आपके लिए जरूरी नहीं है। आप एक ह्यूमन बीइंग है, नॉर्मल घर के अंदर बैठे हैं, आपके पास, आप अपनी यूनिवर्सिटी में बैठे हैं या आप अपनी कंपनी में बैठे हैं, आपको कोई ईमेल करनी है तो आप ये यूज कर सकते हैं, yahoo.com। आप ये यूज कर सकते हैं hotmail.com, राइट। उस जमाने में यही बहुत ज्यादा मशहूर थे, ये दो ईमेल के सर्वर। बस आप ईमेल कर सकते हो, ईमेल रिसीव कर, आपका मैसेज चला जाएगा, बहुत बड़ी बात थी। और आपका मैसेज वहां से आपको आ भी जाएगा, फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट। ये सर्विसेज फ्री में है, इंटरनेट आपने पेड लेना है। तो ये क्या था, जब ये चीजें एक्स्ट्रानेट पब्लिक हुई, पब्लिकली लोगों के पास अवेलेबल हुई, तो उनको हमने क्या कहा, इंटरनेट कहा। उस नेटवर्क को हम कहते हैं इंटरनेट, जो आज के दौर में आप देखते हैं कि क्या से क्या शक्ल इख्तियार कर गया। तो इंटरनेट कनेक्शन लेने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। केबल के थ्रू भी ले सकते हैं, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन के थ्रू भी ले सकते हैं, सेलुलर के थ्रू भी ले सकते हैं, सैटेलाइट के थ्रू भी ले सकते हैं, और डायल अप टेलीफोन के थ्रू भी ले सकते हैं। ये सारे वो तरीके हैं जिनके थ्रू हम इंटरनेट ले सकते हैं। ये आपको कुछ डायग्राम्स के थ्रू भी समझाया हुआ है, राइट। ये सैटेलाइट के थ्रू, ये सारे आपने डीएसएल भी यूज किया हुआ होगा, केबल भी यूज किया हुआ होगा, सेलुलर तो यूज कर ही रहे होंगे। सैटेलाइट और डायल अप टेलीफोन, डायल अप टेलीफोन बहुत पुराना है, ये हमने यूज किया है। इंटरनेट उस वक्त हम डायल करते थे और फिर सर्वर से पका, जैसे हम फोन डायल करते हैं और वो बंदे की बेल जाती है, और फिर बेल जाने के बाद वो बंदा उठा लेता है, ऐसे सर्वर कॉल पिक करता था और फिर हमारा कनेक्शन स्टेब्लिश हो जाता था, और फिर हम इंटरनेट यूज कर सकते थे, राइट। सो ये डायल अप टेलीफोन का था, आज भी चलता है। जहां जिन जगहों पे नहीं है फैसिलिटीज, तो हम वहां पर ये यूज करते हैं, या ऑटोमेशन में भी ये काफी काम आता है। और एक है जी सैटेलाइट, जो रूरल एरियाज होते हैं, जहाँ कोई और चीज होती ही नहीं है, वहां हम पे डायरेक्ट सैटेलाइट के थ्रू ये सारे कम्युनिकेशन कराते हैं। ये स्लोअर होता है, मगर स्लोअर होता है, मगर ये क्या कि डेडिकेटेड लिंक एक हमें प्रोवाइड कर रहा होता है और चीजें लेके चल रहा होता है, राइट। सो बिजनेस में हमारे पास हायर बैंडविड्थ चाहिए होती है, तो डेडिकेटेड लीज लाइंस होती हैं, इथरनेट वैन होता है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, जिसमें एसडीएसएल आ जाएगी, सिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। एसिमेट्रिक नहीं, एसिमेट्रिक क्या होता है, जिसमें आपकी अपलोडिंग स्पीड जो है वो डाउनलोडिंग स्पीड से क्या होगी, हाफ होगी। अपलोडिंग स्पीड आपकी डाउनलोडिंग स्पीड से हाफ होगी। तो एसडीएसएल में मेरे पास जो है वो ये होगा कि जितनी भी मेरी अपलोडिंग स्पीड है, उतनी ही मेरी क्या होगी, डाउनलोडिंग स्पीड होगी, मतलब दोनों की दोनों सेम होती हैं। सैटेलाइट में मेरे पास क्या है कि दिस कैन प्रोवाइड अ कनेक्शन व्हेन अ वायर्ड सॉल्यूशन इज नॉट अवेलेबल। तो जब वायर्ड कनेक्शन जब आपके पास अवेलेबल ना हो, या कोई और सॉल्यूशन आपके पास अवेलेबल ना हो, तो आप क्या करेंगे कि आपके पास, आप सैटेलाइट के थ्रू वायरलेस कनेक्शन डायरेक्ट इंटरनेट को प्रोवाइड कर सकते हैं, अगर वहां पे इंटरनेट की जरूरत है, बट इट इज स्लोअर देन हमारे जनरल इंटरनेट से। उसकी वजूहत कभी आपको बताएंगे क्या। तो कन्वर्ज नेटवर्क की टर्म हमारे पास ऐसे आती है, एक टर्म नहीं आई है, जिसको हम कहते हैं कन्वर्जिंग नेटवर्क। आज से पहले जब 1990s में थे हम और नेटवर्क आया था, तो हर एक के अपने अपने मीडियम होते थे। यानी कि मुझे अगर टेलीफोन यूज करना है तो भाई टेलीफोन का अलग तार आएगा, और अगर इंटरनेट को यूज करना है तो उसके लिए केबल एक अलग है इंटरनेट के लिए। या अगर डायल अप ऑन टेलीफोनी सर्विस कर रहा हूं, तो उस वक्त अगर मैं इंटरनेट यूज करूंगा अपने टेलीफोन सर्वर के ऊपर, तो मेरे पास क्या नहीं होगा, मेरे पास टेलीफोन नहीं चलेगा, राइट। अगर एक वक्त में एक चीज चलेगी उस मीडियम के ऊपर, ये होता था। टेलीफोन के लिए एक सॉर्ट ऑफ आप कह लें कि अलग, और इंटरनेट के लिए अलग, कंप्यूटर नेटवर्क्स के लिए आपका अलग एक केबल होता था, टेलीफोन नेटवर्क के लिए अलग केबल, और ब्रॉडकास्ट नेटवर्किंग के लिए भी आपके पास एक अलग चैनल या चीजें चल रही होती थी। अब ये तीनों चीजें एक हो गई। वजह क्या है, पहले क्या था, हर एक के अपने अपने रूल्स और एग्रीमेंट और स्टैंडर्ड थे, यानी कि प्रोटोकॉल, पीछे जो बैक एंड पे लैंग्वेज यूज कर रहे हैं वो सबके अलग अलग थे। लेकिन जो कन्वर्ज नेटवर्क हम जिसे कहते हैं, वो क्या कहलाता है, कि आपके रूल और एग्रीमेंट और स्टैंडर्ड आप एक पे आके मुत्तफिक हो गए, और उस स्टैंडर्ड को हम कहते हैं टीसीपी आईपी। क्या कहते हैं, टीसीपी आईपी कहते हैं। यानी कि टीसीपी आईपी है तो काम हो रहा है, ये सारे के सारे एक
मैं वीडियो भी इसी के ऊपर टीसीपी आईपी पे देख सकता हूँ, मैं वॉइस के थ्रू भी बात कर सकता हूँ टीसीपी आईपी पे, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ आप लोगों से, वीडियो भी शेयर हो रही है और वॉइस भी आ रही है। और कोई अगर ब्रॉडकास्टिंग चल रही है किसी चैनल की, तो वो मैं लाइव भी फिलहाल यहाँ पे टीसीपी आईपी के साथ बैठे हुए देख सकता हूँ। तो जब मेरे रूल एंड एग्रीमेंट जो है वो एक से हुए, तो फिर क्या हुआ कि रूल एंड एग्रीमेंट के साथ मेरे पास यहाँ पर चीजें जो है वो हो गई, मतलब नॉर्मलाइज हो गई कि एक साथ चलना शुरू हो गया, मतलब हर चीज हमने एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर यूज करना शुरू कर दिया। तो रिलायबल नेटवर्क मेरे पास क्या है, अब एक रिलायबल नेटवर्क की मेरे पास टर्म आती है, तो चार फैक्टर होते हैं जिनके थ्रू हम एक रिलायबल नेटवर्क को यूज कर सकते हैं। चार फैक्टर्स में क्या है, नेटवर्क आर्किटेक्चर में ये है, सबसे पहली चीज जो आती है फॉल्ट टॉलरेंस आती है, यानी कि आपने जो भी नेटवर्क बनाया है तो उसके अंदर क्या हो कि वो कितना फॉल्ट टॉलरेंट है। सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि वो कितना फॉल्ट टॉलरेंट है। स्केलेबिलिटी आती है, स्केलेबिलिटी से मुराद ये है कि आपके नेटवर्क में एग्जिस्टिंग जो आपका नेटवर्क फिलहाल चल रहा है इसमें कितनी एक्सपेंशन की गुंजाइश है, यानी कि स्केलेबिलिटी की कितनी गुंजाइश है। तीसरी चीज मेरे पास जो आती है वो आती है क्वालिटी ऑफ सर्विसेज। क्वालिटी ऑफ सर्विसेज से मुराद ये है कि मैं अपनी सर्विसेज को ग्रेडिंग कर दूं। ग्रेडिंग से मतलब ये है कि अगर बैंडविड्थ में चोकिंग आए तो पहले किसका डाटा निकले और फिर बाद में किसका निकले। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी में मेरे पास क्या है कि लाजमी सी बात है, जब नेटवर्क है तो लाजिम होगा कि मेरे पास यहाँ पे क्या होगा कि सिक्योरिटी आएगी। वैसे तो इन सब चीजों को यहाँ डिटेल में डिफाइन डिफाइन किया हुआ है। फॉल्ट टॉलरेंस की यहाँ पे आके एग्जांपल देख लें, अभी वैसे सवाल भी आया है। देखिए मेरे नेटवर्क में अगर सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर नहीं है, यानी कि फॉल्ट टॉलरेंस क्या है कि कोई एरर आ गया, एरर से मुराद ये कि कोई डिवाइस बैठ जाए या फिर कोई वायर टूट जाए, कुछ भी हो जाए, तो अ, ऐसे में मेरी जो ये डिवाइसेस हैं, सॉरी, मेरी जो ये डिवाइसेस हैं, यहाँ ये जितनी भी हैं, ये सब की सब क्या कर रही हूँ, ये सब की सब कम्युनिकेशन स्टैब्लिश रहेंगी। अगर ये डाउन हो चुका है, ये वाला डाउन हो चुका है, तो ये यहां से चला जाए। ओके, तो ऐसी सिचुएशन या ऐसी सूरत हाल में क्या कहलाते हैं, इसको हम फॉल्ट टॉलरेंस कहते हैं, यानी कि बैकअप पाथ। आपके रिडंडेंसी नेटवर्क की टर्म में अगर आप कहेंगे, रिडंडेंट पाथ्स आपके पास होने चाहिए जाने के लिए। आपके अपने नेटवर्क को ऐसे डिजाइन करें तो आपका क्या कहलाता है, नेटवर्क फॉल्ट। यानी कि आ तो गया एरर, एरर आ चुका है, मगर प्रॉब्लम क्या है, अरे कहाँ जा रहा है, एक मिनट रुकिएगा। हाँ, आपका नेटवर्क कहाँ जा रहा है, या बैकअप लिंक आप उसे कह सकते हैं, या रिडंडेंट लिंक टेक्निकली हम उनको कहते हैं, बेसिकली बैकअप लिंक भी कहते हैं, बैकअप लिंक ही कहलाते हैं। तो वो क्या है कि आप उसको जब इंप्लीमेंट करें तो इस बात को जहन में रखें कि कोई एरर आ चुका है, कोई वायर टूट चुका है, मगर आपके नेटवर्क के पूरे जो होस्ट हैं उनकी कम्युनिकेशन स्टॉप नहीं हुई। उसने टॉलरेट किया इस चीज को कि एक एरर आ गया था, वायर टूट गया था, डिवाइस खराब हो गई थी, तो उसने कहां तक वो टॉलरेट करेगा, उसको हम कहते हैं फॉल्ट टॉलरेंस। आपके नेटवर्क में कितनी है, ये हम मेजर इससे करते हैं कि कितने बैकअप पाथ्स हैं एक जगह पे जाने के आपके पास। यहां से नहीं जाएगा तो यहां से चला जाएगा, यहां से नहीं जाएगा तो यहां से चला जाएगा, ये हमारे पास होना चाहिए, राइट। तो उसके बाद आता है स्केलेबिलिटी। आपका एग्जिस्टिंग नेटवर्क डिजाइन छेड़े बगैर अगर आप इंटरमीडिएट डिवाइसेस को जो है वो क्या करें, वो आप मजीद एक्सपेंड कर लें, मतलब आप अपने एग्जिस्टिंग नेटवर्क के इंफ्रास्ट्रक्चर में रहते हुए आप नहीं कोई कोई भी इस एग्जिस्टिंग नेटवर्क में कोई चेंज ना आए, इसको आपने नहीं छेड़ा। और आप ये यहाँ पे राउटर की ये पोर्ट खाली थी, यहां से आपने एक और निकाल कर और इसको जो है एक नया नेटवर्क, अपना नेटवर्क एक्सपेंड कर दिया। सपोज करने इसकी बहुत छोटे लेवल में आपको मिसाल देता हूँ, मेरे पास एक ऐसा स्विच है और ये स्विच जो है 48 पोर्ट्स का है। मैंने क्यों लिया ये 48 पोर्ट्स का, क्योंकि मैंने ये सोचा यार मेरे पास 47 क्लाइंट्स हैं, एक अपलिंक, तो ये स्केलेबिलिटी की अप्रोच नहीं है। कल को एक भी बढ़ाना मैं पहुंच जाऊंगा, पर एक स्विच और चाहिए। तो स्केलेबल, अगर मेरे पास यहाँ 47 की जगह, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, यहाँ पे ये नहीं होता, ये होते 37, एग्जाम्पल एक बात कह रहा हूँ, तो मैंने स्केलेबल अप्रोच रखी है, मैंने कुछ पोर्ट्स अपने पास खाली रखी, ये छोटे लेवल के ऊपर बात है। तो ये चीज का होना क्या कहलाता है, स्केलेबिलिटी कहलाता है। यानी कि आप इस बात को अपने जहन में रखें कि कल को अगर मुझे नेटवर्क बढ़ाना पड़ेगा तो क्या होगा, मेरे नेटवर्क में
आप लोगों को मेरी आवाज और वीडियो आ रही है? ओके। तो इस नेटवर्क में क्या होगा हमारे पास कि आराम से हम उसको बढ़ा सकते हैं, मतलब हम उसको पिछले इंफ्रास्ट्रक्चर में हमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं। तो ऐसी चीज को हम क्या कहते हैं? स्केलेबिलिटी। राइट। तो आपके नेटवर्क में ये भी जरूर होनी चाहिए ना कि यार एक डिवाइस या एक चीज को चेंज करने में या ऐड ऑन करने में पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ही मुझे क्या करना पड़ रहा है? चेंज करना पड़ा। तो स्केलेबिलिटी जहन में रखिए। तीसरी चीज मेरे पास जो थी वो क्या थी? क्वालिटी ऑफ सर्विसेज। भाई एक कंपनी है, हम यहाँ पे बैठे हुए हैं कंपनी में, और एक बंदा जो बैठ के दबा के यूट्यूब के ऊपर फिल्म्स देख रहा है या कुछ अपनी इंटरटेनमेंट कर रहा है, कुछ भी कर रहा है। एक बंदा है जो कि मैं हूं, मैं आप बात कर रहा हूँ कंपनी के बिहाफ पे, बात कर रहा हूँ वर्चुअल यूनिवर्सिटी के बिहाफ पे, मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, मैं भी वीडियो यूज कर रहा हूँ और वॉइस यूज कर रहा हूँ, मुझे भी बैंडविड्थ चाहिए बेइंतहा। और एक बंदा है जो कि ईमेल कर रहा है कंपनी के बिहाफ पे, एक बंदा है जो कि कोई ईआरपी को यूज कर रहा है कंपनी के बिहाफ पे, इंटरनेट के ऊपर 360 या डायनामिक्स या कोई भी आपका इंटरनेट के ऊपर इस तरह का काम कर रहा है, इनके ये सारे लोग बैंडविड्थ यूज कर रहे हैं। तो मैं किसको कैसे बैंडविड्थ अलॉट करूं? देखिए मेरे भाई, ये जो लाइव कम्युनिकेशन मेरी आपकी चल रही है, अगर ये 150 ms से ज्यादा हो तो कहानी खत्म। अगर इसमें डिले 150 ms से ज्यादा आया तो कहानी खत्म। तो जो लाइव कम्युनिकेशन होती है जिनमें वॉइस और वीडियो यूज हो रहे होते हैं, उनको हम ज्यादा देते हैं। तो ये ज्यादा देना, ये क्वालिटी ऑफ सर्विसेज के अंदर आता है, यानी कि आप मार्क करते हैं डाटा को और फिर आप कहते हैं कि जब कभी भी यहाँ इस जगह पे चोकिंग आएगी, यानी कि इस जगह पे कभी आपके पास अगर क्या हो, कभी आपके पास अगर क्या हो कि यहाँ पर चोकिंग आ जाए, क्या हो गया इसके बेचारे को? ओके, चले, हम अभी ऐसे ही बगैर एनोटेट के बात कर लेते हैं। तो अगर हमारे पास कभी चोकिंग आ जाए तो क्या होगा कि फिर वो देखेगा किस डाटा को पहले निकालना है, किसकी प्रायोरिटी हाई है, प्रायोरिटाइज कर देना अपने डाटा को। तो ऑब्वियसली जो मेरा डाटा है, जो इस वक्त मैं बात कर रहा हूँ, ये पहले निकलेगा। फिर वो, अब एक बात ये है कि ईमेल अगर 4 सेकंड के डिले से मिले तो कोई मैटर, कोई मसला नहीं। 5 सेकंड के लिए भी डिले से मिल जाए कोई मैटर, कोई मसला नहीं। बैंक की जो ट्रांजैक्शन आप कर रहे हैं, अगर वो 4-5 सेकंड के डिले से हो, कोई आप बैंक की ट्रांजैक्शन करें तो कोई इशू नहीं है, आपके पास आ जाए 5 सेकंड के अंदर। लेकिन अगर यहाँ ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इसमें 150 ms से अब डिले गया तो वो कहता है कि ये बेकार है। 150 ms मिली सेकेंड। तो ये बैंडविड्थ का कंजम्पशन कि किसको कैसे देना है, क्या करना है, ऑन व्हेन चोकिंग इज अकर्ड, व्हेन चोकिंग अकर्ड, जब चोकिंग आ जाए उसके बाद डिसाइड करना। तो क्यूओएस आप इंप्लीमेंट कर दें, लेकिन अगर डाटा सब जगह पे स्मूथ चला तो सबको सही बड़ा बैंडविड्थ मिलेगी, कोई इशू ही नहीं है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। जो कहते हैं कि अभी मेरे पास स्मूथ नेटवर्क चल रहा है, यानी कि मेरे पास 100 mbps का कनेक्शन है, जिसमें से मैं 80% यूटिलाइज कर पा रहा हूँ। तो क्यूओएस के सारे स्टैंडर्ड लगे हुए हैं, क्या वो एप्लीकेबल होंगे? नहीं, वो एप्लीकेबल नहीं होंगे। ओके। तो वो एप्लीकेबल क्यों नहीं होंगे? उसकी वजह ये है कि जब चोकिंग आएगी तभी ये स्टैंडर्ड्स चलेंगे, वरना नहीं चलेंगे। right? जब तक स्मूथ चल रही है चीजें चल रही हैं। जब आप 100 mbps के कनेक्शन को यूज कर रहे हैं और आप 100% उसको यूज कर रहे हैं, तो आई चोकिंग, जब चोकिंग आई तो वो देखेगा, अब तो फिर बनेगी क्यू। अब क्यू जब बनेगी कि किसके डाटा, जैसे पहले चोकिंग आ गई ना, तो डाटा के पीछे क्यू बनना शुरू होंगी। तो उन क्यू में किसके डाटा को पहले उठाओ और एंटरटेन करो। तो यहां आता है क्वालिटी ऑफ सर्विसेज। क्या करते हैं आप? प्रायोरिटाइज करते हैं ये चीज। आखिर में जी नेटवर्क की सिक्योरिटी, इसके बगैर तो दुनिया नहीं चलती। नेटवर्क है तो सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी मतलब सिक्योरिटी है तो आपका सिक्योर नेटवर्क, मतलब एक नेटवर्क प्रॉपर चल रहा है, वरना तो आए दिन आपका नेटवर्क क्या होगा? प्रॉब्लम में आ जाएगा। तो प्रॉपर आपको ऑथेंटिकेशन देना और प्रॉपर उन सब चीजों का ख्याल रखना, परमिशंस देना, असाइन करना, लॉगिंग्स रखना, ये सब की सब चीजें क्या है? ये सिक्योरिटी का पार्ट है। तो ये हमारे पास क्या चल रही होती है चीजें। मैं हैंग कर रहा हूँ, क्या प्रॉब्लम है मेरे पास? थोड़ा सा मुझे, मेरी वीडियो मुझे स्ट्रक होती दिख रही है असल में, इसलिए मैं आप लोगों से बार बार पूछ रहा हूँ। मैं भी जवाब देता हूँ इसमें। मेरी वीडियो और ऑडियो स्ट्रीमलाइन है आप लोगों के पास? ओके। ओके।
तो सिक्योरिटी में क्या है, नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर की सिक्योरिटी है कि फिजिकल सिक्योरिटी और नेटवर्क डिवाइसेस। वो ये ना हो ना कि आपने कहीं डिपार्टमेंट में स्विच लगाया हुआ है, वो ऐसे लगाया हुआ है कि जिसकी मर्जी में आती है तार खींच के चला जाता है या तार लगा के चला जाता है। तो अनऑथराइज एक्सेस को प्रिवेंट कराएं, प्रॉपर लॉक पे रखें, बेबी रैक्स आते हैं उनको प्रॉपरली लगाएं, उसको लॉक करें। और इन्फॉर्मेशन की सिक्योरिटी आपके डाटा की सिक्योरिटी है, प्रोटेक्शन ऑफ द इन्फॉर्मेशन डाटा ट्रांसमिटेड ओवर द नेटवर्क, जो कि डाटा उसके ऊपर नेटवर्क ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 3 गोल्स है नेटवर्क सिक्योरिटी के, कौन CIA ट्रेड कहलाता है ये, इसको हम कहते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी किसे कहते हैं, ओनली इंटेंडेड रिसिपिएंट कैन रीड द डाटा, सिर्फ और सिर्फ वही लोग जिनको ये डाटा पढ़ना है वही पढ़े और कोई ना पढ़े, या वही लोग एक्सेस करें और वही लोग इसके ऊपर काम करें जिनको काम करना है और कोई ना करे। इंटीग्रिटी, ये अश्योर करना है कि जैसा डाटा चला था वैसे ही पहुंचा है, इस बात की एश्योरेंस, इसके पीछे अपने एल्गोरिथम्स होते हैं जिनको ये चेक कर रहे होते हैं। अवेलेबिलिटी, और ये तो नहीं है कि मैं इतनी सिक्योरिटी सख्त कर दूं रिलायबल एक्सेस के लिए या चीजों के लिए कि सभी कुछ बंद कर दूं, इंटरनेट ही नहीं दे, मैं इंटरनेट ही नहीं दे रहा आपको। तो ये कोई तरीका नहीं, अवेलेबिलिटी रिसोर्सेज की होनी चाहिए मगर सिक्योर वे में होनी चाहिए। तो ऑथराइज यूजर एक्सेस करें, तमाम चीजें करें, उस हिसाब से चलें, तो अवेलेबल भी चीजें होनी चाहिए, राइट। तो नेटवर्क के ट्रेंड, जैसे मैंने आपको ये पहले बता दिया, बायोड, ये सिस्को का ख्वाब था और सिस्को ने पूरा किया। ब्रिंग योर ओन डिवाइस, अपनी डिवाइस खुद लाएं, नेटवर्क में आपको हर जगह दूंगा। अलाउ यूजर, आप ले आए, लैपटॉप ले आए, नोटबुक ले आए, टैबलेट ले आए, स्मार्टफोन ले आए, ई रीडर्स ले आए, वॉट एवर जो भी ले आए, बस आप ले आए नेटवर्क, वो बस इंटरनेट पे कैपेबिलिटी रखती हो और बस हम आपको दे देंगे। तो क्लाउड कंप्यूटिंग सभी लोग जानते हैं और बहुत सारे लोगों को पता भी होगा कि क्या है और क्या नहीं है। लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग अलाउ अस टू स्टोर पर्सनल फाइल और बैकअप आवर डाटा और सर्वर ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट के ऊपर, अच्छा बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं, सर सब क्लाउड पे जा रहे हैं तो ये कोर्स करने का क्या फायदा है और क्या इसके बेनिफिट है, ये तो फिजिकल के ऊपर सिखा रहा है। ओ भाई, क्लाउड पे जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो इसका भी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है। क्या अमेजोन ने कोई हवाओं में थोड़ी बनाई हुई डिवाइस है, उसने भी तो अपना कहीं ना कहीं फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है, राउटर्स लगाए हैं, स्विचेस लगाए हैं, हाँ उनको पब्लिक कर दिया आपके लिए तो क्लाउड हो गया है वो, आपके लिए वो क्लाउड हो गया। वरना ऐसा नहीं है कि ये कहीं ये फिजिकल तमाम चीजें खत्म हो गई अब बस जाओ। इसकी रिक्वायरमेंट मेरे भाई जब तक रहेगी जब तक नेटवर्क है। अलाउ बिजनेसेस टू डिलीवर टू एनी डिवाइस एनीवेयर इन द वर्ल्ड, आपके पास जहां जहां इंटरनेट है, जहां पे है, तो आप वहां पे क्लाउड को यूज कर सकते हैं, मतलब एनीवेयर इन द वर्ल्ड। भाई ये बिल्कुल मिसाल आप ले लें अपने जीमेल के अकाउंट की, मैं यहाँ हूँ और मैं कल एंटार्क्टिका पहुंच जाऊं और वहां पे भी इंटरनेट है, क्या मैं जीमेल एक्सेस कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। तो क्योंकि क्लाउड पे है ना भाई, वो एक जगह पे है जहां से मैं उसके रिक्वेस्ट, स्लो हो वहां से कुछ भी हो, जैसा भी हो, लेकिन हो जाएगा एक्सेस। तो क्लाउड कंप्यूटिंग की ये हमारे पास आती है। जो स्मॉलर कंपनी दैट कैन अफोर्ड देयर ओन डाटा सेंटर, तो वो ओन डाटा सेंटर करते हैं, और लीज सर्वर एंड स्टोरेज सर्विसेज फ्रॉम लार्जर डाटा सेंटर ऑर्गेनाइजेशन इन द क्लाउड। ये जो लीज सर्वर्स होते हैं, स्टोरेज सर्विसेज होती हैं बड़ी कंपनीज में, लार्जर डाटा सेंटर में, ऑर्गेनाइजेशन में, क्लाउड अपना प्रॉपर बनाती है और प्रॉपर पूरा डाटा सेंटर ही वहीं लेके जाती है, क्लाउड के ऊपर ही वहीं से एक्सेस कर रहे होते हैं। इसकी एक स्ट्रक्चरल कॉस्ट आती है, उसको फिर हम मैनेज करते हैं कि कैसे एक फिजिकल डाटा सेंटर बनाने में हमें, तो उसकी भी भाई एक मेंटेनेंस कॉस्ट होती है। तो वो बनाने में और उसको लेके चलने में किस तरह से है, और हमारा जो क्लाउड के ऊपर उसको जो मंथली पे कर रहे हैं, सर्विसेज को यूज कर रहे हैं, तो अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं काफी सारे। तो आप बजट, कंपनी अपने बजट के हिसाब से चीजें लेके चल रही होती है। अच्छा, क्लाउड कंप्यूटिंग, 4 टाइप्स ऑफ क्लाउड होते हैं बेसिकली, पब्लिक क्लाउड्स, प्राइवेट क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड और कस्टम क्लाउड्स। तो बेसिकली पब्लिक क्लाउड क्या है, वो क्लाउड जो कि पब्लिकली अवेलेबल है, उनको हम क्या क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं पब्लिक क्लाउड। प्राइवेट क्लाउड क्या है कि जो इस कंपनी का मेरे पास क्या हो, कोई मैं हूं कंपनी, कंपनी ए, और मैंने अपना क्लाउड बनाया हुआ है, इस पे पब्लिकली नहीं आ सकता कोई, तो ये क्या है, प्राइवेट क्लाउड है। हाइब्रिड क्लाउड किसे कहते हैं, हाइब्रिड क्लाउड होता है मेरे पास के आधा, कुछ मैंने पब्लिक सेक्टर में भी डाला हुआ है, कुछ क्लाउड का पोर्शन बना के, और कुछ मेरे पास जो है वो क्या है, वो प्राइवेट है। मैंने दोनों चीजें लेके चल रहा हूँ, राइट। मेरा है ही वेब का काम, सपोज एक एग्जांपल दे रहा हूँ, दराज.com। तो वो दराज.com पे मेरे पास क्या होगा कि वो पब्लिक, कुछ कुछ उसका अपना भी चल रहा होगा और कुछ उसका,
तो ये पब्लिक क्लाउड और प्राइवेट, हाइब्रिड क्लाउड क्या हो गया, पब्लिक और प्राइवेट दोनों को मिला दें तो आपके पास क्या होगा, हाइब्रिड क्लाउड होगा। कस्टम क्लाउड किसे कहते हैं, बिल्ड टू मीट द नीड ऑफ स्पेसिफिक इंडस्ट्री सच एज हेल्थ केयर और मीडिया, कैन बी प्राइवेट और पब्लिक। अब यहां पर तो नहीं होते, लेकिन बाहर मुल्क में कुछ इस तरह के सेक्टर्स होते हैं कि जो सिर्फ हेल्थ के ही होंगे, मतलब वो तमाम हॉस्पिटल सिर्फ और सिर्फ उन क्लाउड्स को एक्सेस कर सकते हैं जिसमें जिसमें पेशेंट की इंफॉर्मेशन है। वी आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड, लाइक एक पेशेंट की पूरी हिस्ट्री आप वहां से ले सकते हैं, वहां पर अपडेट होती है। तो ये नहीं कि कोई और कंपनी, कोई बैंकिंग सेक्टर जाके उस क्लाउड पे करनी, इंडस्ट्री बेस्ड है वो, तो वो कस्टम क्लाउड कहलाएगा। कि आप अगर हॉस्पिटल इंडस्ट्री से रिलेटेड है तो आप उसकी रजिस्ट्रेशन लेंगे प्रॉपर, और वो कस्टम क्लाउड है। और आप हॉस्पिटल है, तो अगर वो पेशेंट आपके पास आता है, वैसे बात उसकी तबियत वहां खराब हुई कि नियरेस्ट वही हॉस्पिटल था, तो वहां आता है तो उसकी पूरी हिस्ट्री आपके पास आ जाएगी, इसको पहले क्या ट्रीटमेंट दिया जा चुका है और तमाम चीजें। तो इस टाइप के भी क्लाउड हमारे बनते हैं, इंडस्ट्री स्पेसिफिक हो या कोई एक स्पेसिफिक टास्क के तौर पे एक पर्टिकुलरली लोग उसको यूज कर रहे हैं, तो वो कस्टम क्लाउड्स कहलाएगा, यानी कि उसके ऊपर चलेगा। टेक्नोलॉजी ट्रेंड इन होम, अब क्लाउड के ऊपर आ गए तो हर चीज क्लाउड पे चल रही है। अब आप गूगल के थ्रू अपने हाउस को भी कनेक्ट कर सकते हैं, अपनी गाड़ी भी आपकी कनेक्टेड है, आप जा आ सकते हैं, आप पाथ्स को देख सकते हैं। हाउस के अंदर कैसे कि जितनी भी टेक्नोलॉजिकल चीजें हैं, यानी कि माइक्रोवेव है, आपका टीवी है, आपका एयर कंडीशन है, आप इसको रिमोटली भी एक्सेस कर सकते हैं। इसी को आईओटी कहते हैं हम, इंटरनेट ऑफ थिंग्स बेसिकली। आप इंटरनेट ऑफ थिंग्स के ऊपर जो है काम कर रहे हैं, और तो ये इंटरनेट के होने की वजह से, क्लाउड के होने की वजह से ही पॉसिबल हुआ, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं हो सकता था, राइट। एक और चीज है, इसको हम कहते हैं पावर लाइन नेटवर्क। पावर लाइन नेटवर्क किसे कहते हैं, कि हमने ये देखा है, हम आगे चल के पढ़ेंगे भी और ये बात करेंगे कि जब डाटा इलेक्ट्रिकल के वायर कहीं से गुजर रहे होते हैं और वहां से अगर हम नेटवर्किंग का तार गुजार दें, तो कम्युनिकेशन डिस्टर्ब हो जाती है, कम्युनिकेशन नहीं होती। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास क्या होता है कि हमें फिर एसटीपी को यूज करना पड़ता है। दूसरी चीज, एक ऐसी इन्होंने टर्म निकाली कि आप वायर, मतलब आप इलेक्ट्रिकल वायर को यूज करते हुए आप अपनी कम्युनिकेशन कर सकते हैं। आपका इलेक्ट्रिकल वायर है, उसी के ऊपर इलेक्ट्रिक भी दौड़ रही है और आपका डाटा भी नेटवर्क का जाएगा, तो उसको हम कहते हैं पावर लाइन नेटवर्क। मुख्तलिफ ब्रांड्स ये डिवाइसेस देती हैं, बस सिंगल फेस पे होनी चाहिए आपकी डिवाइस, आपके दोनों सॉकेट। कहाँ यूज होता है भाई, मैं नहीं चाह रहा कि मैं ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर तक वायर प्ले करूं, कहीं दिखेगा, कहीं कुछ होगा, मुझे फिर वो एक चैनल पट्टी लगानी पड़ेगी और लंबा चौड़ा काम है। एक सॉकेट यहाँ है, एक सॉकेट में बस छोटा सा कनेक्शन है ऊपर दिया हुआ, मैंने क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर। तो मैं क्या करूं कि मैं यहाँ के एक सॉकेट एक फेस पे हो दोनों, फर्स्ट फ्लोर का और नीचे, यहाँ पर एक मैंने डिवाइस लगाई, ऊपर डिवाइस लगाई। ये आपको टेक्नोलॉजी ट्रेंड बताओ, एक जमाना था कि हम इलेक्ट्रिक से दूर भागते थे, अब इलेक्ट्रिक के वायर को हम कम्युनिकेशन के लिए यूज कर रहे हैं, आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, राइट। तो पावर, सिस्को के अपने भी टूल्स आते हैं इसके लिए, और लोकल मार्केट के अपने अपने टूल्स भी, यानी कि टीपी लिंक हो गया, दूसरी ब्रांड जो सस्ती हैं, चाइना की डी लिंक है, उन सब के ऊपर भी इसकी डिवाइसेस यहाँ पे मौजूद है। आप आराम से इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, राइट। So wireless broadband services, in addition to DSL and cable, wireless in another option used to connect home. जब ये जो होती है, ये एक जमाने में अगर आपने देखो तो वतीन ने ये कनेक्शन निकाला था, जिसको वो वायरलेस ब्रॉडबैंड सर्विस कहता था, यानी कि वतीन ब्रॉडबैंड सर्विस। इसमें आपके घर पे एक डिवाइस लाके रख दी जाती थी जो कोई वायरलेस होती थी। अब उसके अंदर वो एक तरह का डोंगल है, डोंगल किसे कहते हैं, वो ऐसा रिसेप्टर या ऐसा कोई चीज जो कि आपको ऑथराइज कर देता है सिग्नल लेने के या उस जगह पे जाने के। पुराने जमाने में डोंगल यूज करते थे प्रोग्रामर्स, कैसे, अपने कोड का कोई प्रोग्रामर प्रोग्राम आपकी कंपनी में डिजाइन करके गया और वो क्या करता है, कहता है कि मैं यहाँ लगा के तो जा रहा हूँ, लेकिन ये जो यूएसबी है ना, ये डोंगल है, इसके बगैर ये चलेगा नहीं। का मतलब था कि ये प्रोग्राम आप कहीं और कॉपी करके नहीं चला सकते, फिर यूएसबी यहाँ से निकालनी पड़ेगी आपको। ये एक ही यूएसबी, एक ही सर्वर पे आप चला सकते हैं, मल्टीपल सर्वर्स पे आप इसको नहीं रन कर सकते, कोई भी प्रोग्राम उसने करा है। तो वो एक यूएसबी देके जाता था, उसकी कॉस्ट ले लेता था। को क्या होता था कि कुछ कोड बेसिकली उसका पाथ उसने वहां यूएसबी पे डिफाइन किया हुआ होता था, राइट। तो जब आपने कुछ चीज यूज करते हुए गए, आपने उस बटन को क्लिक किया, पता लगा उसका कोड यूएसबी पे है। अब वो यूएसबी अगर नहीं मिलेगी तो वो कह देगा, कोई ना कोई एरर दे देगा। तो ऐसे ही वायरलेस के अंदर भी डोंगल निकाले गए कि ये डोंगल आपने अपने घर के अंदर लगा लिया है, तो अब क्या है,
इसमें वो रिसेप्टर है जो कि जिस फ्रीक्वेंसी के ऊपर वतीन वाले पूरे कराची में, पूरे पाकिस्तान के अंदर सिग्नल थ्रू कर रहे हैं, जस्ट लाइक रेडियो। मैं FM 100 की फ्रीक्वेंसी पे मैं आ जाता हूँ, मुझे पता है ये FM 100 पे कुछ ना कुछ होगा, तो मैं आ जाता हूँ। अगर मुझे फ्रीक्वेंसी पता ही नहीं है या मेरे पास उसका रिसेप्टर ही नहीं है कि वो रिसीव कर ले, तो मैं कभी भी नहीं आ सकता। एग्जाम्पल सी बात। तो ना मुझे उसकी फ्रीक्वेंसी पता है वतीन की, ना कुछ, बस मैंने डिवाइस लाके रख दी, वो डिवाइस ऑटोमेटिकली उस फ्रीक्वेंसी को कैच करेगी और मुझे इंटरनेट दे देगी। दैट्स व्हाट वी कॉल्ड वायरलेस ब्रॉडबैंड। थ्रू आउट सिटी में, लाइक FM, लाइक PTV नेशनल के थ्रू जो पूरा नेशन वाइड सिग्नल्स जो है स्प्रेड हो रहे हैं, और जिसके पास जो उस फ्रीक्वेंसी पे ट्यून अप कर लेता है, वो देखना शुरू हो जाता है, या वो सुनना शुरू हो जाता है, वो कम्युनिकेट करना शुरू हो जाता है। तो इस टाइप के नेटवर्क को हम वायरलेस ब्रॉडबैंड कहते हैं। अब एक नेटवर्क सिक्योरिटी का जो थोड़ी सी चीजें हैं उनमें हम देख लेते हैं, क्योंकि नेटवर्क्स में जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो इस बात को हम साथ साथ मद्देनजर रखें कि कुछ टाइप के थ्रेट्स होते हैं हमें। थ्रेट्स कैसे कहते हैं? खदशात कह लीजिए, या धमकियां में, इस चीजें, इस तरह की थ्रेट्स नहीं है हमारे लिए। तो वो थ्रेट क्या है? वो थ्रेट ये, जैसे एक थ्रेट मैं आपको जनरल बताऊं, एक बात, आप ड्राइविंग कर रहे हैं, अगर आप हाईवे पे सिंगल रोड के ऊपर ड्राइविंग कर रहे हैं, तो यू शुड हैव टू बी विजिलेंट। कोई सामने वाली गाड़ी गलती उसकी भी होगी तो आप भी नुकसान उठाएंगे। इट इज अ थ्रेट। अभी इंसिडेंट अकर नहीं हुआ है, मगर कोई आपको अगर बताएगा तो ये बताएगा। आप बारिश में अगर बाइक पे सफर कर रहे हैं, तो इट इज अ थ्रेट फॉर यू कि यू कैन स्लिप। ये यू कैन स्लिप, कोई आपको बता रहा है, ये थ्रेट्स है। ये जनरल एग्जांपल में मैं आपको बता रहा हूँ। तो नेटवर्क अगर आपने इंप्लीमेंट किया, तो दो टाइप के थ्रेट्स होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इसमें ज्यादा खतरनाक कौन सा है? एक्सटर्नल तो आप फिर भी फायरवॉल से रोक लेते हैं, बहुत सारी चीजों से रोक लेते हैं। ज्यादा खतरनाक इंटरनल होता है, यानी कि जो कंपनी का मुलाजिम, मलिशियस एम्प्लॉय है कोई, या किसी मासूम मुलाजिम ने गलती से, कोई एम्प्लॉय ने गलती से किसी लिंक पे क्लिक कर दिया, उसको अवेयरनेस नहीं थी, वो आपके पूरे कंपनी के नेटवर्क को लेके बैठ जाएगा। तो इंटरनल थ्रेट्स ज्यादा एज कम्पेयर खतरनाक होते हैं एज कम्पेयर टू एक्सटर्नल। तो पता है मुझे कि यार ये अटैक करेगा, तो मैंने फायरवॉल्स और सब कुछ लगाई हुई है, ये बहुत सिक्योर हो चुका है एक्सटर्नल थ्रेट ऑलमोस्ट। मगर अब अच्छा, अब बात क्या है, इन इंटरनल वालों ने भी ट्राई मारना शुरू कर दिए, एक्सटर्नल वालों ने भी ट्राई मारना शुरू कर दिए इंटरनल से। अब एक सॉफ्टवेयर हाउस है, एग्जांपल दे रहा हूँ, एक आपको अटैक का तरीका बता रहा हूँ। एक सॉफ्टवेयर हाउस है, छोटी सी कंपनी है, वहां सारे यंगस्टर्स हैं, ग्रेजुएट हैं, प्रोग्रामिंग में एक्सपर्ट हैं, स्टडी कर रहा था। ये जो हम कंपनी में देखते हैं ना, ये बस यूं किया, टिक टिक और टक टक करके यूं हैक हो गया, ऐसा नहीं है। रियल लाइफ में ऐसा नहीं है। हैकर की बड़ी मेहनत होती है, जिसे हम थ्रेट एक्टर कहते हैं। वो कंपनी को रीड करता है पहले, उसकी मूवमेंट को देखता है, तमाम चीजें करता है, उसके बाद फिर उसको हैक करने की कोशिश करता है। उसकी एक एक वर्किंग होती है उसके पीछे, राइट हो? तो अब वो क्या करेगा कि उसमें वहां पे अगर भेज दे कोई इंटरेस्टिंग ईमेल, ऐसी ईमेल जो कि एक उन लोगों को अट्रैक्ट करे, वो भेज देगी जी फलाना कंट्री की कोई इमिग्रेशन हो रही है, क्लिक करें, उनके लिए ग्रेजुएट्स रिक्वायर हैं, सॉफ्टवेयर हाउस के पास 6 मंथ्स का सॉफ्टवेयर हाउस का उनका एक्सपीरियंस हो, और उनको प्रोग्रामिंग इन में आती हो, ये पहले वो लर्न कर लेगा। तो अब वो एक बल्क ईमेल भेज देगा वहां पर। जब वो भेज देगा ईमेल, तो क्या होगा, कोई एक तो क्लिक करेगा, तो एक तरह से इंटरनल थ्रेट होगा, उसके पीछे कुछ भी नहीं है, उसके पीछे कोड है। जैसे ही यहाँ पे वो लिंक क्लिक होगा, इस बाहर वाले बंदे को एक्सेस मिल जाएगा। तो एक तरह से अब जैसे हम फिशिंग कहते हैं, बेसिकली PHISHING, सिक्योरिटी की टर्म में फिशिंग कहलाती है, कि वो एक जाल फेंकते हैं आपके इंटरेस्ट का। उसके बाद ये सबसे सुना होगा कि मैं आजकल वो जो है वो आपके पास चली रही है कि कॉलें आती हैं, फलाना इनकम सपोर्ट से बात करो, ये सब फिशिंग है। कोई ना कोई तो हिट कर ही देगा, कोई ना कोई तो बता ही देगा, डर जाएगा, परेशान हो जाएगा, ये सब चीजें। तो ऐसे ही इंटरनेट के ऊपर होता है कि बस वो आपने मलिशियस लिंक को क्लिक किया और आप गए। अब वो मलिशियस लिंक उसी वक्त क्रिएट हुआ है, आपके कंपनी में पता भी नहीं है, ईमेल के थ्रू आया है, वो ईमेल भी अभी भी रजिस्टर्ड हुआ है, तमाम चीजें, बस कंपनी के किसी बंदे ने क्लिक किया। तो ये हमें अवेयरनेस भी देनी होती है सिक्योरिटी के हवाले से, कि आपके कंपनी में आप ये बताएं कि ऑथराइज्ड पर्सन की सिर्फ ईमेल को एक्सेस करें, किसी अदर देन ऑथराइज्ड पर्सन की डोमेन से अगर ईमेल आ रही है, तो उसको आप पहले ना एक्सेस करें, पहले आप फिल्टर कर लें, IT डिपार्टमेंट को दे दें, देख ले वो, या जो भी कुछ है कर ले, उसके हिसाब से फिर आप फॉरवर्ड करें। तो एक्सटर्नल थ्रेट्स के तो बहुत सारे हैं, वायरस है, वॉर्म, ट्रोजन हॉर्स, स्पाईवेयर, हार्डवेयर, ये सब अटैक्स हैं। जीरो डे अटैक, थ्रेट अटैक, डिनायल ऑफ सर्विसेज अटैक, डेटा इंटरसेप्शन एंड थेफ्ट, आइडेंटिटी थेफ्ट, ये सब जो है एक्सटर्नल थ्रेट्स हैं। वायरस, वॉर्म्स, ट्रोजन हॉर्सेस की टाइप्स ही एक तरह की और हैं, सब 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 चीजें हैं। इंटरनल थ्रेट
थ्रेड्स में क्या आ जाता है? लॉस्ट और स्टोलन डिवाइस। अब एक कंपनी का एग्जेक्टिव था, कंपनी के मोबाइल पे था, उस कंपनी में मोबाइल लेके यूज आता था, करता था, कंपनी का इंटरनेट यूज कर रहा था मोबाइल पे, लैपटॉप थेफ्ट हो गया, बाहर चोरी हो गई, उसकी मोबाइल स्नैच हो गया, छीन लिया। अब वो एक जर्नल स्नैचिंग नहीं है, वो एक प्लांट स्नैचिंग है, जिससे उसका मोबाइल लिया गया और उसने आईटी डिपार्टमेंट को बताना मुनासिब भी नहीं समझा, ऐसे ही बस अपने डिपार्टमेंट में उसने कहा यार मेरे साथ स्नैचिंग हो गई और फलाना ढिमका, बात खत्म हो गई। अब वो जो अगर किसी हैकर ने स्नैच कराया तो वो डिवाइस लेकर अगर उस कंपनी की बाउंड्री के आसपास भी गए तो उसको उस कंपनी के नेटवर्क का एक्सेस मिल गया, और जब मिल गया तो वो इन हुआ, और बस फिर वो जो तबाही मचाता है। एक्सीडेंटल मिस यूज ऑफ एम्प्लॉय, एक्सीडेंटली किसी एम्प्लॉय ने मिसयूज कर लिया, कोई लिंक, कोई चीज इस तरह की, कहीं और से कुछ घर से लैपटॉप में काम कर रहे थे, बच्चों को दे दिया खेलने के लिए, बच्चों ने एक गेम को इंस्टॉल करने के लिए कोई फ्री टूल डाउनलोड कर लिया। वो फ्री टूल तो उस बच्चे के लिए था, लेकिन पीछे क्या था? एक वॉर्म था या एक ट्रोजन हॉर्स था। अब वे सुबह उठे, लैपटॉप डाला बैग में, आ गए ऑफिस। जैसे ही ऑफिस आए और कंपनी के नेटवर्क पे कनेक्ट हुए, तो अगर प्रॉपर सिक्योरिटी होगी तो अलार्म बजना शुरू हो जाएंगे, सारी फायरवॉल्स के उसके उसके। अगर नहीं होगी तो बस कंपनी का नेटवर्क फारिग, क्योंकि वो तो आपके घर के नेटवर्क से डाउनलोड होके आपके पीसी के अंदर आ चुका है, आपके लैपटॉप के अंदर। अब ये लैपटॉप आप कैरी करके कॉर्पोरेट नेटवर्क पे लेके जा रहे हो, तो क्या होगा? जैसे ही आप इंटरनेट से कनेक्ट होगे तो वो बैठा हुआ है ऑलरेडी भाई, वो कोड, वो ट्रोजन हॉर्स बैठा हुआ है, वो शुरू हो जाएगा अपनी कम्युनिकेशन करना, और फिर पूरे नेटवर्क का डाटा और तमाम चीजें लेके चले जाएगा। और एक होती है थर्ड कैटेगरी मलेशियस एम्प्लॉय की, जो कि इंटेंशनली, जिसकी फील्ड आईटी नहीं होती, मगर वो चाहता है कि मैं आईटी डिपार्टमेंट को हर दफा चुनौती दूं, हर दफा मैं एक उसको ये बताऊं, उसको एक एक टारगेट दूं, उसको एक टास्क दूं इस तरह का कि वो फंसे, वो घिरे। वो फाइनेंस, उसकी डिग्री फाइनेंस में है, लेकिन उसकी आईटी के अंदर यूट्यूब देख देख के एक्सपर्टीज बढ़ गई है, वो कुछ भी है तो वो बस आएगा और वो कोड लगा के कुछ, तो ये मलिशियस एम्प्लॉय है। मलिशियस से मुराद है कि उसके इरादे ही नेक नहीं है, वो चाहता यही है कि कंपनी का नेटवर्क बैठ जाए आईटी डिपार्टमेंट के ऊपर, उफ्ताद आए और फिर मैं सुकून। ये इंटरनल सेटिस्फेक्शन होती है। क्या होती है भाई? मैं अगर किसी के पीसी में, मैं घर पे बैठा हूँ, सबके जहन में ये बात होती है कि मैं घर पे बैठा हूँ, मैं बराबर वाले के घर का ना पीसी एक्सेस कर लूं, इससे मुझे क्या मिलना है? आप मुझे बताएं। एक वक्त का खाना ज्यादा मिल जाएगा, या कोई पैसे मिल जाएंगे, वो मुझे आके पैसे दे देगा। ये सिर्फ एक इंटरनल सेटिस्फेक्शन है कमांड की। आई हैव द कमांड, आई हैव द एबिलिटी। लेकिन ये चीज गलत है, क्योंकि यू आर ब्रेकिंग द लॉ। बेसिकली जो मसला क्या है कि आप लॉ तोड़ रहे हैं, आप उसकी आप अनऑथराइज एक्सेस में आ गए। स्क्रिप्ट किडीज कहलाते हैं ऐसे लोग, हमारे साइबर सिक्योरिटी की टर्म्स में स्क्रिप्ट किडीज कहलाते हैं। नेट पे देखते हैं, अच्छा ऐसे हैक होता है, यूं कोड लिखा, अच्छा कॉपी पेस्ट मारा, डाल दिया, उसके कॉन्सिक्वेंसेज उनको नहीं पता। अगर बराबर वाले को जरा से भी पता है, वो कुछ नहीं करेगा, वो सिर्फ प्रूफ लेगा और आपकी साइबर सेल में एफआईआर दर्ज करा देगा। बेइंतहा लॉज हैं, हर चीज है, जो करें देख के करें। तो कंपनीज के अंदर भी इस तरह के लोग मौजूद होते हैं, जो कि बार बार कंपनी के लोगों को इस तरह की थ्रेड्स या उनके लिए थ्रेड बने हुए होते हैं। आपने एक वर्नेबिलिटी छोड़ी नहीं और वो गेट करके काम कर जाएंगे, पूरा नेटवर्क बढ़ जाएगा, खत्म। उससे उनको बस क्यों, और तो कोई फायदा होना नहीं है, बस यही फायदा होना है कि थोड़ा सा नेटवर्क बढ़ जाएगा तो उनको रिलैक्स मिल जाएगा। उनको नेटवर्क ही नहीं चल रहा तो काम ही नहीं चल रहा, तो कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा। ये एक इश्यू होता है। तो सिक्योरिटी मस्ट बी इंप्लीमेंटेड इन मल्टीपल लेयर्स यूजिंग मोर देन वन सिक्योरिटी सॉल्यूशन। मल्टीपल लेयर्स में होनी चाहिए, ये एक सॉल्यूशन आपको बता रहा है। नेटवर्क सिक्योरिटी कंपोनेंट्स फॉर होम एंड स्मॉल नेटवर्क एंटीवायरस एंड एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर आप यूज कर सकते हैं कि ना है। शुड बी इंस्टॉल्ड ऑन एंड डिवाइसेस, आपकी हर एंड डिवाइस के ऊपर इंस्टॉल्ड हो प्रॉपर्ली। फिल्टर फायरवॉल यूज बाय टू ब्लॉक अनऑथराइज्ड एक्सेस टू द नेटवर्क, आप फिल्टर फायरवॉल लगाएं, अनऑथराइज्ड एक्सेस करें। अब हमें तो एक बात कह रहा हूँ जनरल, हमें तो विंडोज एक्टिवेट करनी, क्या करेंगे भाई? और वो भी केएमएस टूल के थ्रू करनी है, आप क्या करेंगे? तो वो केएमएस टूल क्या है? आपको क्या कोई आपके समझते हैं कि कोई आपसे इतना मेहरबान बैठा हुआ है कोई बैकएंड के ऊपर आपका, यूरोप में, रशिया में, कहीं पर भी, कि उसने आपके लिए बैठ के अपने दिनों रात बर्बाद करके एक टूल बनाया और उसने आपको पब्लिकली फ्री दे दिया, ये लो। एक बात मेरी लाइफ में लिख लें, और इसको हमेशा के लिए लिख लें, कि अगर आपको कोई चीज नेट पे या नेटवर्क के ऊपर कहीं फ्री मिल रही है ना, तो प्रोडक्ट आप हैं, उसका इंटरेस्ट आप में है।
वो चीज आपको फ्री दे रहा है, तो प्रोडक्ट आपको आपके डाटा से काम है। आप केएमएस टूल करते हैं तो फायरवॉल क्यों ब्लॉक करनी पड़ती है आपको मेरे भाई? एंटीवायरस के टूल को पहले क्यों ब्लॉक करना पड़ता है? फिर जाके आपकी विंडोज एक्टिवेट होती है, तो वो रजिस्ट्री में कुछ इंफॉर्मेशन आपकी डाल देता है। जब आप इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं तो जब जब उसको चाहिए वो इंफॉर्मेशन फेच कर लेगा। आप कहाँ गए, ये डाटा जनरल एनालिसिस में काम आता है। एशिया के लोग, सपोज एक वेबसाइट का एक सर्वे आ जाए, उस वेबसाइट को, उसको सर्वे को मिल, या मुझे बताओ मेरी वेबसाइट एशिया में कितनी यूज हो रही है, या इस कैटेगरी की वेबसाइट ऑनलाइन शॉपिंग कितनी यूज करते हैं लोग, क्या करते हैं, या कहाँ कहाँ जाते हैं, क्या क्या करते हैं, मुझे एशिया का कहें, मैं $10,000 दूंगा, वो वहां से कमाएगा। आपको फ्री दी है, प्रोडक्ट आप है। अब उसने क्या किया, जर्नल लाइव डाटा, उसने अपने केएमएस का टूल का जो रिसीवर है ऑन किया, आप सबके पास इंस्टॉल्ड है, आप तो बस बैठे हुए खुश हो रहे हैं, विंडोज एक्टिवेट हो गई, ऑफिस एक्टिवेट हो गया, दैट्स ऑल। क्योंकि बैकएंड पे आपको नहीं पता कि क्या कर रहा है, सही है। तो वो सारा डाटा लेके, और वो ले जाके फिर उनके, उसके ऊपर फिल्टर्स लगाते हैं, चीजें लगाते हैं, और फिर वो आपको प्रोवाइड करते हैं, मतलब उस कंपनी को वो प्रोवाइड कर देते हैं। आपको कुछ नहीं पता ना, आप यूटिलाइज तो हुए, बस आपने ये विंडोज फ्री यूज कर ली, बाकी उस 10,000 20,000 $50,000 में से कोई शेयर आपका नहीं है, वो उस बंदे का। दैट्स हाउ इट वर्क्स। ये एक लादादा चीजें चलती हैं। हम लार्जर नेटवर्क में, बड़े नेटवर्क में डेडिकेटेड फायरवॉल्स लगा सकते हैं। बड़ा नेटवर्क तो घर के अंदर नहीं, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट इंप्लीमेंट करते हैं, हम पढ़ेंगे बहुत डिटेल में एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, इसको इंप्लीमेंट भी करके देखेंगे। इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम लगाते हैं, आईपीएस फिर कंपनीज के अंदर लगता है, ये फायरवॉल के साथ इंटीग्रेट होके लगता है। और वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क हम बना, अब ये वर्चुअल प्राइवेट नेट, पाकिस्तान में यूट्यूब बंद हो गई, पाकिस्तान में यूट्यूब बंद हो गई, क्या हुआ, वीपीएन का कारोबार बढ़ गया। ओ भाई, वो जो बंदा बैठा है उसने ब्राउजर का एक्सटेंशन भी अगर बनाया है और आपको दिया, तो उसको आपसे कोई लगाओ, कोई, उसको आपके डेटा से है। आप उसको ऑन कर रहे हैं, आपको बाईपास कर दिया उसने, यूट्यूब ऑन हो गई आपने, अब मैंने पीटीसीएल को हरा दिया, मैंने पाकिस्तान के सारे जो है ना उनको वो कर दिया, भाई कर नहीं दिया, आप कॉम्प्रोमाइज भी तो हो गए, आपका डाटा भी तो चला गया, तमाम चीजें चली गई, आपकी सिक्योरिटी ब्रीच हो गई आपकी। तो ये वो चीजें हैं जो कि हमें नहीं पता होती, बिकॉज पहले जमाने में 1980s में अगर मैं आपसे बात करूं, तो अगर आईटी, जो बंदा आईटी से रिलेटेड है, कंप्यूटर को यूज कर रहा है, तो उसका नॉलेज लेवल ये था, और जो बंदा हैक करने आ रहा है उसका भी नॉलेज लेवल ये था, समझ लो थोड़ा सा नीचे। ये वही बंदे यूज करते थे जो कि जानते थे कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। आज के दौर में क्या है, ये जो नॉलेज लेवल है ये यहाँ चला गया है, बजा, और ये यहाँ है, ये और बढ़ गया है, सोफिस्टिकेशन, सोफिस्टिकेशन की वजह से। भाई मेरे वालदा, अब घर के बुजुर्ग, इनके कभी जिंदगी में आईटी से नहीं रहा, हाउस होल्ड संभालती नहीं है वालदा मेरी, लेकिन आज एंड्रॉइड का मोबाइल यूज कर रही है और व्हाट्सएप यूज कर रही है, उसके ऊपर टेक्नोलॉजी यूज कर रही है जिसकी फील्ड का मुझसे वास्ता एग्जांपल। और ऐसे बहुत सारी फैमिलीज में आपको दिखाऊं, तो क्या है कि नॉलेज डोमेन उनका है ही नहीं, नॉलेज डोमेन, मगर वो यूज कर रही है, तो उनको ये जो बहुत सोफिस्टिकेटेड नॉलेज रखते हैं, हैकिंग करना इट्स नॉट एन इजी टास्क, थ्रेट एक्टर बनना, एक गलत बात, एक गलत काम करना, एक आसान काम नहीं होता, मतलब ये उसको, उसकी नॉलेज होती है, उसके ऊपर प्रॉपर काम किया होता है उसने, तो वो इन लोगों को आराम से टारगेट बना लेता है, आराम से, उन बेचारों को कुछ पता ही नहीं, इनकी फील्ड ही नहीं है। अब एक फाइनेंस में बंदा सीए किया, वो कितना स्मार्ट हो सकता है आईटी में, भाई उसके दिमाग आई, आप उसको सिखा दें एक अलग बात है, जर्नली वो उतना स्मार्ट नहीं होगा। एक बंदा जो कि डॉक्टर है, वो अपनी फील्ड का यार एक्सपर्ट है, आप मुझसे कहें किसी का एक इंजेक्शन लगा दो, मुझे नहीं आता भाई, वो कट लगाता है, पूरा बंदा काट देता है भाई, उसकी उसकी एक्सपर्टीज इसमें। हाँ, आप मुझसे बोले फायरवॉल इंप्लीमेंट कर दो, मैं कर दूंगा, पूरा नेटवर्क इंप्लीमेंट कर दे, मैं कर दूंगा। आप बोले जी वायरलेस कनेक्शन दो कंपनीज के बीच में स्टेब्लिश कर दे, मैं ये वो डॉक्टर नहीं करेगा, लेकिन वो मेरी एक चीज को यूज कर रहा है, मेरी मेरी फील्ड से पर्टेन दिस, जिससे वो इंटरनेट के ऊपर आ रहा है, और आ रहा है और उसको नॉलेज नहीं है, तो वो सबसे बड़ा टारगेट है किसका, उन थ्रेट एक्टर्स का जिनकी नॉलेज यहां पर पहुंची है। तो आज के दौर का सबसे बड़ा अलमिया यही है कि सोफिस्टिकेशन ऑफ नॉलेज, सोफिस्टिकेटेड यूज हमारा बहुत वो हो चुका है, राइट। तो ये सब चीजें थी आज की, आज का टॉपिक हम यहीं पे खैर खत्म करते हैं। तो सवालात देख लेते हैं, और अगर आप लोगों का और कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा, यहां तक तो हमने देख लिया था बैकअप लिंक्स, राइट, ओके। एटीएम से ट्रांजैक्शन जो हुई, पैसे मिल जाए और एसएमएस, हाँ ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है,
ये मेरे ख्याल में आपने उस वक्त किया था जब मैं आपको 3-4 सेकंड की बात कर रहा था। एटीएम से ट्रांजैक्शन करिए, आपने कार्ड डाला, कार्ड डालने के बाद वो प्रोसेस हुआ, प्रोसेस होने के बाद अ, उसके अंदर जो है हमने कोड डाला, कोड डालने के बाद वो आगे बढ़ा, आपने ट्रांजैक्शन करी और ट्रांजैक्शन होने के बाद क्या हुआ, अब वो 3 सेकंड के डिले से डिडक्ट होता है, तो लेकिन इस प्रोसेस को रिवाइज करने में आपको कम से कम 10-8 सेकंड लगेंगे। तो वो कि किस ट्रांजैक्शन के लिए क्या चीज कितनी जरूरी है। ओके, 1 सेकंड का डिले भी आ जाए तो कोई इशू नहीं है एटीएम की ट्रांजैक्शन में और ऑनलाइन बैंकिंग में। मगर ये जो वॉइस जा रही है, इसमें डिले आएगा ना, तो प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम होगी तो वो कम्युनिकेशन सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। तो लाइव कम्युनिकेशन में हम हमेशा क्या करते हैं, हम इन डिलेस का ख्याल रखते हैं, उनको मैक्सिमम बैंडविड्थ देते हैं। अगर पैसे ना मिले और सिस्टम डाउन हो तो बहुत मसला होगा। अगर पैसे ना मिले और सिस्टम डाउन हो तो बहुत मसला होगा। ये तो एक अजीब सी बात कर दी, ऑब्वियस सी बात है, मसला तो होगा। यस, थोड़ा सा इशू आ रहा है। ये मीटिंग रिकॉर्डिंग में अवेलेबल होगी, बिल्कुल ये मीटिंग रिकॉर्डिंग में अवेलेबल होगी सैफान, बिल्कुल। सो इफ देयर इज एनी क्वेश्चन सो यू कैन आस्क मी, अदरवाइज आई विल एंड दिस सेशन। आप लोगों से फिर कल मुलाकात होगी। अब कल के लिए ये मैं आपको बता दूं, फिर स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। देखिए जी, एक मैं आपको मोड बताता हूँ अब मेरी आपकी कम्युनिकेशन का। अगर आपका सवाल है तो करें, नहीं है तो नो लिख के जरूर भेजें, ताकि मुझे पता लग जाए कि आप लोग जाग रहे हैं और आपका कोई सवाल नहीं है। थैंक यू जी, जजाक अल्लाह। नो लिख के जरूर भेजा करें, नहीं कोई सवाल नहीं, इसका मतलब नहीं ब्लैंक। अभी आगे चल के आप पढ़ेंगे ओएसआई रेफरेंस मॉडल में एक ट्रांसपोर्ट लेयर के दो प्रोटोकॉल होते हैं, एक टीसीपी एक यूडीपी। तो यूडीपी ना बने, टीसीपी बने। टीसीपी का मतलब है एक्नॉलेजमेंट चाहिए, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं तो मुझे आपसे एक्नॉलेजमेंट चाहिए, तभी मैं आगे बढ़ सकूंगा, वरना मैं आगे नहीं बढ़ सकूंगा। राइट, मैंने नेटअकैट खोला, www.netaccount.com, मैं वहां पे लॉगिन पे मैंने क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद मैंने कहा नेट, मैंने यहाँ पे लिखा आ, बहुत वसीम, मेरी ईमेल आ गई, यहाँ लिख के नेक्स्ट दबाया, आ, और नेक्स्ट दबाने के बाद मैंने पासवर्ड पे AKEELES, मैंने पासवर्ड डाला, और पासवर्ड डालने के बाद मैंने ये रिसोर्सेज में आके मैं डाउनलोड पैकेट ट्रेसर कर दूं। और ये जरूर कर लीजिएगा, वरना कल की क्लास आपकी सही नहीं हो पाएगी। कल हम इसी के ऊपर काम करेंगे, हम प्रैक्टिकल नेटवर्किंग करके देखेंगे, हम इस सॉफ्टवेयर के ऊपर देखेंगे कि भाई ये राउटर कैसे इसके अंदर ड्रैग किया जाता है, या हमारा स्विच किस तरह से आता है, इनिशियल सिक्योरिटी क्या होती है, इसके मोड्स कौन कौन से होते हैं, इसके अंदर मेमोरी के कंटेंट्स क्या क्या होते हैं, ये सारी बातें कल हम करेंगे। हमारा सारा काम कल मेजोरिटी प्रैक्टिकल के ऊपर होगा। स्विच और राउटर एक ही तरह से कॉन्फ़िगर होते हैं, मैं चाहे राउटर लूं चाहे स्विच लूं, दोनों एक ही तरह से होंगे। कैसे एक डब्बा पैक राउटर को निकाल के हम उसे कॉन्फ़िगर करते हैं, ये तमाम बातें हम यहाँ पर करेंगे। तो ये होना जरूरी है आपके लिए, ये पैकेट ट्रेसर का सॉफ्टवेयर। अब मैं आप लोगों के सवाल ले लेता हूँ। नो नो नो, ओके सर, किसी को कोई सवाल नहीं है। सर कराची का वेदर कैसा है? क्या सवाल है यार, बिल्कुल टॉपिक के हवाले से जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, अब तक मैं महकमा मौसमियात की तो चीजें पढ़ा रहा था। क्या सवाल किया है आके बसगर आपने। खैर, कराची का वेदर दिन में बहुत गर्म है और शाम में ठंडा है। रातें ठंडी हैं फिलहाल कराची की काफी, और वो हमारे लिए ठंडी है। कोई अगर लाहौर या किसी और रीजन से आएगा तो जाहिर सी बात है वो कहेगा यार ये तो कोई ठंडी नहीं है। लेकिन कराची का वेदर यहाँ की काफी ठंडी है। अच्छा भाई सर, मोबाइल में भी करा, मोबाइल मोबाइल की बात नहीं कीजिएगा, यहाँ पे मोबाइल कुछ नहीं है। मोबाइल से भाई एक्सेस भी नहीं होती है, और ये साइट बनी हुई भी मोबाइल के लिए नहीं है। तो काइंडली मोबाइल पे नहीं, आप लैपटॉप या डेस्कटॉप पे यूज करें, ये ज्यादा बेहतर रहेगा। सर आप नेटफ्लिक्स, मैं समझा नहीं, आप, मैं तो पाकिस्तान में हूँ, कराची से तो लेक्चर डिलीवर हो रहा है। ये लेक्चर कराची से डिलीवर हो रहा है भाई, और मैं कराची पाकिस्तान में ही हूँ, नॉर्थ आजाबाद कैंपस में बैठा हूँ मैं, यहाँ के। सही। तो अगर कोई क्वेश्चन नहीं है आप लोगों का, तो जनरल बातें छोड़ के अब हम एक काम ही करते हैं,
इस रिकॉर्डिंग को तो कर दें स्टॉप। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होगी।